स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि क्लास 10 से संबंधित है और इस चैप्टर का नाम है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं जिनको हमको पढ़ना है, जैसे कि आपका वृत्त है, अर्धवृत्त है, चतुर्थांश है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वृत्त। इससे जुड़ी कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, जो कि पहला है इसकी आकृति। हालांकि लगभग सारे लोग परिचित होंगे इससे, इसी को हम वृत्त कहते हैं और यह एक द्विविमीय आकृति है। इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है और आयतन नहीं। जितनी भी त्रिविमीय आकृति होती हैं उनके हम आयतन भी निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, पर ये जो द्विविमीय आकृति होता है उसका हम केवल क्षेत्रफल ही निकाल पाते हैं। ये कुछ लोग इसको गोला भी बोल देते हैं, पर ये वृत्त है। अगर मैंने वृत्त कहा तो इसमें अंतर बस इतना है कि ये एक द्विविमीय आकृति है और अगर मैंने गोला बोला तो ये एक त्रिविमीय आकृति है, उसका आयतन भी निकाला जा सकता है। तो ध्यान रहे इस बात का, आपसे ऐसी गलती ना हो। तो जो हमारा पहला इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन होते हैं जो निम्नलिखित सूत्रों पर आधारित होते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्या होता है, फिर भी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ जो हमारा होता है आर क्या होता है, त्रिज्या होती है वृत्त की, यानी पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है हमारा ये फार्मूला। और पाई का मान सवालों में दिया रहता है, आप लोग भी हो सकता है परिचित हों। आमतौर पे 22/7 या 3.14 ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। दूसरा फार्मूला होता है इसमें जो सूत्र दूसरा हमारा आता है वह है वृत्त का परिधि कितना होता है। जो वृत्त का परिधि है वो होता 2 पाई आर 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। हम जानते हैं अगर कुछ चिन्ह दो अंकों दो अलग अलग संख्याओं के बीच में या दो अलग अलग राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम वहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा होता है। कभी कभी वृत्त का व्यास भी पूछ लेता है और ये काफ़ी आसान होता है। वृत्त का व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को r से दिखाते हैं, इसलिए 2 × r भी हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा सर्कल है या वृत्त है। यहाँ पे हमारा केंद्र होता है जो ठीक है बीचों बीच में होता है। यहाँ से हम अगर परिधि को एक लाइन ऐसी खींचे जो परिधि को टच करे, केंद्र से परिधि को टच करे, तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ये वाली जो हमारी लाइन है यही हमारी त्रिज्या है। और अगर एक कोई ऐसी लाइन है जो इस केंद्र से होता हुआ एक सरल रेखा हो जो केंद्र से होता हुआ जाए। एक सरल रेखा का मतलब आप समझ पा रहे हो, एक सीधी रेखा जो 180 अंश का कोण बनाता है दोनों तरफ से। तो यही हमारा जो होता है व्यास कहलाता है। ये हमारा जो होगा ये लाइन यहाँ से लेकर, अगर मैं इसका नाम रख दूँ ए और ये सेंटर ओ और इसको बी, तो हमारा जो ये लाइन आ रहा है इस चित्र में ए ओ बी जो होगा हमारा व्यास होगा। ए ओ बी हमारा व्यास होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक को मैंने कहा जो केंद्र से अगर परिधि को टच करता है, एक तरफ केंद्र है दूसरी तरफ इसके परिधि पे बिंदु है हमारा, तो इस लंबाई, इनके बीच की जो लंबाई वही हमारी त्रिज्या कहलाती है। अगर यहाँ इस जो बात मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ठीक बात वही इसके लिए भी हो रही है, वो भी हमारी त्रिज्या ही होगी इस प्रकार देखा जाए तो। अगर यहाँ से यहाँ को हम बोल दें आर, तो यहाँ से यहाँ भी हम इसको आर ही बोलेंगे क्योंकि सेम दूरी है, सेम लंबाई के लिए आर आर ही लिखना सही होगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, अगर हम व्यास की बात करें तो आर आर 2r हो जाता है, इसलिए 2r यानी 2r हम बोल सकते हैं। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे r, या 2 गुणे r को हम इस तरह भी लिख सकते थे
ये मिला होगा r प्लस आर से और बाद में 2r हो गया होगा। तो वित्त से संबंधित इतने ही सूत्र हैं हमारे पास। और अगला जो हमारा टॉपिक है वित्त का ही भाग है, समझिए अर्धवित्त। वित्त के दो बराबर हिस्से अगर किए जाएं तो उनमें से प्रत्येक जो होगा हर एक यानी अर्धवित्त ही कहलाएगा। जैसे कि हमारा ये वित्त है, इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से अलग होगा और नीचे वाला हिस्सा अगर हम इसको बराबर भागों में बांटना चाहेंगे तो हमको उसको व्यास से ही काटना होगा। और ये दोनों पार्ट अपने आप में अर्धवित्त हैं। ये आपका अर्धवित्त है, ये भी आपका अर्धवित्त ही है। यानी एक वित्त के अगर दो बराबर भाग करते हैं तो हमको दो अर्धवित्त प्राप्त होते हैं। यानी ये वित्त से ही जुड़ा हुआ है और वित्त का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ सूत्र बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं हमारे पास, जैसे कि आप एक बार इस टॉपिक को देख सकते हैं। जैसे कि हमारा अर्धवित्त में पहला क्वेश्चन हो सकता है कि अर्धवित्त का क्षेत्रफल बताइए। अर्धवित्त का क्षेत्रफल बताइए। तो उसके लिए सूत्र होता है अर्धवित्त का क्षेत्रफल। जो हमारा सूत्र होता है वो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इस सर्कल का आधा है, ये पूरे सर्कल का आधा है, तो इसका जो एरिया भी होगा सर्कल का यानी वित्त का, सर्कल यानी वित्त का आधा ही होगा। तो पाई स्क्वायर का आधा मतलब अपान 2 भी बोल सकते हैं, या इसको 1/2 को साइड में भी रख सकते हैं और यहाँ पाई आर स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। याद रहे ये आर का, ये 2 का पावर केवल आर पे है। ये 2 का जो पावर है या घात है वो केवल आर पे है, पाई पे ना समझें। सेकंड हमारा अर्धवित्त का परिमाप पूछ लेता है। ये परिमाप से मतलब आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैंने कहा ये वाली लाइन जो है व्यास होती है। व्यास से अगर हम काटेंगे, क्योंकि व्यास किसी भी वित्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से देखेंगे तो आपको लगभग दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लगभग एक बराबर है। और इस वजह से ये जो लाइन होगा यहाँ ये व्यास होगा, यानी ये वाली जो लाइन यहाँ दिख रही है ये व्यास पे ही कटा होगा। यानी इसकी जो लंबाई होगी व्यास की जितनी होगी। और यानी अगर ये व्यास है तो इसके बीच वाली, इसके मध्य बिंदु पे क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, केंद्र होगा, जिसको मैं ओ से ही दिखाता हूँ अभी। और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या ही कहलाएगी, जिसको मैंने अभी इस चित्र में बताया है। तो यहाँ मान लीजिए ए है, चलिए मान लेते ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से ओ सी जो हमारा वो त्रिज्या है, यानी स्मॉल आर के बराबर होगा। उसी प्रकार ओ डी भी हमारा क्या होगा, स्मॉल आर के ही बराबर होगा, क्योंकि वो भी त्रिज्या है। तो हम इसमें अर्धवित्त का परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब समझते हैं कि यहाँ से अगर हम चलना चालू करते हैं इस लाइन पे, ऐसे बाहर बाउंड्री जो है इसकी, इस पे चलकर वापस यहाँ तक आ जाए, जहाँ से चलना चालू किया वहाँ से फिर वापस चल के वहाँ से चलकर वापस उसी बिंदु पे वापस आ जाते हैं। सी से चलकर ओ डी फिर वापस यहाँ सी पे पहुँच जाना, इसी दूरी को हम बोलते हैं परिमाप। इस दौरान जितना दूरी चला गया उसको हम परिमाप के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा था परिध, ये पूरा जब हमारा ये परिध होता है, सर्कल जब होता है, ये जो हमारी दूरी होती है इसको हम बोलते हैं 2πr। हमने देखा ये जो लंबाई होती है ये 2πr होती है। जो ये 2πr इस पे चली गई दूरी होती है, एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी होगी वही 2πr के बराबर होता है। तो ये अगर 2πr है तो ये वाला हिस्सा इस दूरी का, ये 2πr है, इस दूरी का आधा है। अगर ऊपर की बात करें, इस लाइन को छोड़ के अगर हम बात करें तो ये πr का आधा हिस्सा ही तो 2πr का आधा है। यानी इस वाली लाइन को हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं तो ये कितना होना चाहिए, ये πr के बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो πr के बराबर होगी। और ये πr आपका यहाँ से यहाँ दूरी हो गया। अभी हमको चाहिए क्या परिमाप के लिए, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो चली गई दूरी होगी, यानी सी से ओ, ओ से डी जो चली गई दूरी होगी,
सी से ओ से डी से फिर वापस सी पे, उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप के लिए मुझे चाहिए क्या होगा, पाई आर, एक तो वो दूरी होगी, दूसरा आर प्लस आर, यानी यहाँ से यहाँ तक आर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आर है, यानी आर प्लस आर टोटल 2R। ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप होगा, पाई आर प्लस 2R। और बहुत मन करे तो आप यहाँ से आर दोनों जगह दिख रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, आउट में बाहर मतलब आर आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं वो चीज़ बाहर आ जाती है। जब हम कॉमन मतलब जो ऐसी चीज़ जो दोनों के पास हो, पाई के साथ आर रहे, 2 के साथ भी आर है, इसलिए आर दोनों जगह है, इसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब आर यहाँ से बाहर निकलेगा तो जब जो चीज़ कॉमन लिया जाता है वो बाहर आ जाता है, बाकी चीज़ों को हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। तो आर को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो पाई बचा होगा, फिर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो प्लस 2 बचा होगा। तो उसी चीज़ को हम अगली लाइन में पाई प्लस 2 के रूप में लिख लिए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है हाफ पाई आर स्क्वायर तथा अर्धवृत्त का जो परिमाप है पाई आर प्लस 2R कह लें, पाई आर प्लस 2R, अथवा आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 भी बोल सकते हैं। और जो हमारा एक चीज़ छूट गया रह गया मतलब अभी, वो है अर्धवृत्त का परिध। अर्धवृत्त का परिध, तो अर्धवृत्त का परिध ये वृत्त का आधा होता है, यानी वृत्त का आधा ही होगा। जो वृत्त का परिध होता है वो 2 पाई आर होता है, यानी वृत्त का परिध बटे 2। दो से डिवाइड करने का मतलब किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना, मतलब आधे आध में बांटना, यानी आधा करना। 2 से कभी भी हम किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो वो चीज़, वह राशि हमेशा या वह चीज़ हमेशा 2 बराबर भागों में बटती है, यानी आधे से कटेगी तभी वो चीज़ बराबर में बटेगी। तो इस प्रकार से वृत्त का परिध बटे 2 करने का मतलब ये है कि हम वृत्त की जो परिध होती है उसका आधा निकालने वाले हैं। तो वृत्त का जो परिध होता है वो 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर में हम जानते हैं अगर हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल पाई और आर। हमारा जो बचने वाला है वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, पाई और आर। यानी यह अर्धवृत्त का जो हमारा परिध होगा वो पाई आर के बराबर होगा। सिंपल है, ये 2 पाई आर है, इसका आधा पाई आर ही होना चाहिए, क्योंकि पाई आर प्लस पाई आर 2 बार अगर रहा होगा तभी 2 पाई आर बना होगा। तो पहले अर्धवृत्त का पाई आर, दूसरे अर्धवृत्त का पाई आर इसका जोड़ दे वापस से हमको 2 पाई आर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको कुछ नोट्स करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आपने शायद अब नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि परिध और परिमाप एक जैसी चीज़ें हैं या एक ही चीज़ें हैं, पर ये गलत है। परिध और परिमाप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। परिध के बारे में बात करते हैं, परिध होता क्या है। यहाँ देख पा रहे हैं, हम वापस आते हैं इस चित्र पे, अर्धवृत्त में। ये जो हमारी दूरी है इसको हमने कहा ये पाई आर है, पर ये अगर हम किसी वृत्त के अंदर देखें तो ये एक प्रकार का, अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी और इस पर कोई बिंदु ले लेता हूँ सी, तो ए सी भी एक चाप भी है। ए सी बी को हम एक चाप बोलेंगे। और आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है ए और ये हमारा बी है, तो ए भी एक चाप है, हालांकि इसकी लंबाई छोटी, तो ये लघु चाप है, और ऊपर उसके अपोजिट साइड जो है दीर्घ चाप है। तो इसी चीज़ को अगर मैंने और आगे बढ़ाया तो ये ए बी को मैंने थोड़ा ऊपर लाया, यहाँ लाया, उसी को मैंने ए बी को समझी यहाँ था, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ले आए, तो ये अर्धवृत्त का रूप ले लिया, यानी इतनी लंबाई बन गई। जो हमारा परिध होता है, यही यानी कहने का मतलब जो है, जो हमारा परिध होता है वो चाप की लंबाई केवल मापता है, चाहे वो अर्धवृत्त की चाप की लंबाई हो, चाहे वो पूरे वृत्त की चाप की लंबाई हो।
यही अर्धवृत्त को जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं ये जाके मिल जाएगा और एक वृत्त पूरा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि चाप से हमने अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त से हमने पूरा वृत्त बनाया। तो चाप, अर्धवृत्त और पूरे वृत्त में हम जो नाप रहे हैं वो चाप की लंबाई है, यानी परिध जो है वो चाप की लंबाई नापता है। परिध जो है वो चाप की लंबाई नापता है, जबकि परिमाप जो है पूरी जो आकृति बनती है चाप के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी मापता है। जैसे इसीलिए हमने परिध कंप्लीट एरिया जब ये पढ़ते हैं तो इसमें परिमाप नहीं पढ़ते हैं, इसमें परिमाप नहीं पढ़ा गया। कारण ये है कि परिमाप भी वही हो रहा है, कहने का मतलब है, और परिध भी वही होगा, यही पूरी लंबाई इसकी है। लेकिन यहाँ चाप के अलावा भी है व्यास। चाप के अलावा क्या है? व्यास है। यहाँ तक ये चाप ये पाई आर हो गया और प्लस में ये हमारा व्यास हो गया, इसको परिमाप बोलेंगे। परिमाप हमेशा पूरी बंद आकृति का लंबाई नापता है बाहर से। ये बाहरी हिस्सा है इसका, इस सर्कल का यही बाहरी हिस्सा होगा, कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे इस चाप जो है ये भी बाहरी हिस्सा है, इसके बाहर अर्धवृत्त हमारा ख़त्म होता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि परिध और परिमाप में अंतर क्या है। परिध यानी चाप की लंबाई, परिमाप यानी जो भी आकृति है वो उसके साथ अगर चाप के अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी हम मेजर करते हैं, यानी बाहर ये पूरी बाउंड्री जो है इसकी, उसकी माप को हम बोलते हैं क्या? परिमाप। अच्छा, एक चीज़ और, दोनों सूत्रों का हम एक साथ तुलना करें। यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्षेत्रफल है, यहाँ परिध है, यहाँ भी परिध है, पर यहाँ परिमाप है और यहाँ परिमाप कहीं नहीं लिखा गया। उसी बात को आप आधार मान के आगे बढ़ सकते हैं कि ये जो चाप है आगे बढ़ता बढ़ता परिध का रूप ले लिया, पूरा सर्कल बना दिया, और सर्कल बनने की वजह से ये जो हमारी ये जो लंबाई है इसको हम परिध से पता कर सकते हैं। और इसमें कोई दूसरी और लंबाई नहीं है, कोई और दूसरी दूरी नहीं है चाप के अलावा, तो कहीं ना कहीं परिमाप भी यही लंबाई हमारी होने वाली है और परिध भी यही लंबाई होने वाली है। इसी को हम नापेंगे, यही इसकी बाउंड्री है सर्कल की, और यही हमारी परिध भी है। तो इस केस में, यानी यहाँ कह सकते हैं वृत्त के केस में परिध और परिमाप बराबर होते हैं जब पूरा वृत्त होता है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है परिध और परिमाप केवल ये वृत्त के केस में। पूर्ण वृत्त के केस में, यानी पूरा वृत्त जब बनेगा, पूर्ण वृत्त के केस में इन बातों को आप नोट्स मानकर दिमाग में बैठा सकते हैं जो बातें हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। शायद आप बातों को समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। तो जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो वृत्त का ही है हिस्सा, या इसी का एक भाग होता है चतुर्थांश। इसका चौथा हिस्सा होता है अंश, मतलब चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, और चौथा अंश का मतलब भाग ही है। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का, चतुर्थांश है। ये वृत्त का चौथा अंश होता है। अगर तोड़ के पढ़ें तो चतुर्थ प्लस अंश से बना होगा। ये काम की चीज़ें। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश का मतलब हिस्सा, चौथा हिस्सा हमारा होता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनती है। किसी एक वृत्त के अगर हम चार बराबर हिस्से करें
तो उनमें से प्रत्येक को हम चतुर्थांश जानते हैं। प्रत्येक को मतलब हर एक, ये भी अपने आप में चतुर्थांश है, ये भी इस वित्त का चतुर्थांश है, ये भी एक वित्त का चतुर्थांश ही है, ये भी चतुर्थांश है। इस यानी वित्त का ये चौथा हिस्सा, किसी एक की मैं बात करूँ, इस पार्टिकुलर इसकी बात करूँ, तो ये जो हमारा ये है, ये हमारा चतुर्थांश ही है, ठीक है। ये हमारा चतुर्थांश होगा, यानी इनमें से हर कोई अपने आप में चतुर्थांश है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी यहाँ 4 चतुर्थांश हैं, और जिनको मिलाने से वापस हमको एक वित्त मिल जाता है, वो भी कंप्लीट वित्त। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, ये भी जगह कवर कर रहा है इतना, तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसमें भी कुछ लंबाई चौड़ाई हो सकता है, परित परिमाप इसके भी निकाले जा सकते हैं, तो हम इस पर उसको देखते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। और एक बात हम जानते हैं, जब वित्त को 2 बराबर भागों में बांटना होता है तो हमने उसको व्यास से ही काटा था, और आगे के भी टुकड़े अगर हम मुझे बराबर करने हैं तो ये भी जो लाइन होगी कहीं ना कहीं व्यास ही होगी। ये भी लाइन अपने आप में सेंटर से जाएगा तब ये बराबर कट पाएगा, अन्यथा ये वाला हिस्सा बड़ा तो ये वाला छोटा, या ऊपर वाला बड़ा या नीचे वाला छोटा हो जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। मान लीजिए इसको तो बीच से काटा गया, और एक फिर मैंने यहाँ से अगर काट दिया तो आप देख पाएंगे कि एक आकृति इतनी बड़ी हो रही है और नीचे वाली आकृति काफ़ी छोटा हो रहा है। इसके 4 अंश हो रहे हैं, पर ये उसका चौथा अंश नहीं है। 4 टुकड़े हो रहे हैं, पर ये चतुर्थांश नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा हो रहा है। तो इसको बीच में ही जाना पड़ेगा, यानी ये भी लाइन जीवा ना होकर जीवा ही होगा, पर वित्त का ये व्यास भी होगा, यानी ये भी बीचों बीच केंद्र से, ये वाली लाइन भी केंद्र से जाएगी, ये भी लाइन केंद्र से जाएगी, यानी ये दोनों अपने आप में व्यास ही होंगी। यानी ये 2 व्यास की मदद से कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस आकृति पर ध्यान देते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा लाइन व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रही होगी त्रिज्या रही होगी r, ये भी त्रिज्या रही होगी। अगर ये पूरा व्यास है तो आधी दूरी है जो इसकी त्रिज्या होगी, तो ये वाली r हो गई, ये भी r हो गई, और ये कहीं ना कहीं ये आप जानते हैं ये वाला हिस्सा जो होता है चाप है, तो ये हमारी ये चाप है। अच्छा, ये चतुर्थांश है, ये बराबर हिस्से में बट रहे हैं, तो यहाँ जो इस सर्कल पे जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, यानी 360 अंश का बनता है। उसके 360 के बराबर अगर 4 हिस्से करें तो हर हिस्सा हमारा जो होगा 90 अंश का आएगा। करके देख लें, 360 के कितने हिस्से करने हैं, बराबर 4 हिस्से करने हैं, तो इसलिए जो हमारा थीटा यानी कोण होगा वो 360/4 हो जाएगा, 90, यानी हर एक एंगल यहाँ जो कार्नर, ये जो एंगल बन रहा है या कोण बन रहा है इस कोने पे, वो क्या होगा, इनमें से प्रत्येक 90 के बराबर होगा। और इनको वापस अगर हम जोड़ दें तो 360 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो 360 90 में 4 पार्टों में टूट गया, जिस तरह पूरा वित्त 4 पार्टों में टूटा है, ठीक बराबर भागों में टूटा, उसी तरह एंगल भी बराबर भागों में बट गया। तो यानी यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा कोण है ये भी 90 अंश होगा, यानी चतुर्थांश के अंदर एक जो कोण बनता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके बारे में भी सेम बातें कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये वित्त का चौथा हिस्सा कवर करता है, तो जितना जगह जो लेता है वही उसका एरिया हो जाएगा। ये उस वित्त का चौथा हिस्सा ले रहा है, यानी 1/4 ले रहा है, तो इसलिए 1/4 यानी वित्त का 1 चौथाई होगा, और 1/4 इंटू वित्त का क्षेत्रफल, वित्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वित्त का चौथा हिस्सा है, 1/4 है, πr²। ये इसका सूत्र बन चुका है। दूसरा हमारा जो होगा, अगर हम इस चाप बोले या परिध बोले, चतुर्थांश की परिध की लंबाई, परिध, तो आप जान चुके होंगे हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, हम इसी की बात करना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में परिध होने के साथ साथ चाप भी है, और आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा जो चतुर्थांश का परिध होगा, ये हम जान पा रहे हैं, एक ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, और इनको अगर हम जोड़ते हैं पूरा पूरा वित्त बनता है। यानी वित्त का ये वित्त के परिध का ही चौथा हिस्सा है, ये वित्त के परिध का इस पूरी लंबाई का ये चौथा हिस्सा ही है। तो ये भी क्या होगा, 1/4 ऑफ, 1 चौथाई होगा किसका, वित्त के
परिध का। और वृत्त का परिध होता क्या है, 2 पाई r, 1/4 है ये, 1/4, 2 2 जा 4, तो ऊपर से 2 कट गया है और ऊपर बचा है केवल पाई, 1 × पाई × r, 1 पाई r, और नीचे 2 बचा है। 1/2 को साइड पे कर लेते हैं, अंदर बचेगा पाई × r, या पाई r भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा 1/2 × पाई r, ये हमारा चतुर्थांश का परिध हो गया। पिछले चित्रों में या आकृतियों में हमने देखा था क्षेत्रफल, परिध और परिमाप, तो इसमें भी क्षेत्रफल परिध हमने निकाल लिया, बचा हमारा परिमाप। क्योंकि इस लंबाई के बाद भी कुछ लंबाई रह जाती है, उसको हम अभी देखते हैं, परिमाप के अंतर्गत उसको हम माप लेंगे। तो हमारा आएगा ये चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप। अब आप तो समझ चुके होंगे परिमाप से मतलब हमारा ये लंबा यहाँ से चलकर अगर कोई चीज़ यहाँ आता है, एक बार एक चक्कर लगाने में, यही हमारी जो दूरी होगी परिमाप कहलाएगी। तो इसमें हमारा ये परिध तो आ ही रहा है, यानी ये चाप है, ये अभी आ रहा है, चाहे चाप कहीं चाहे परिध अभी, तो ये हमारा आ ही रहा है। साथ में एक लंबाई और है जिसको हम r मीटर या r सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, r है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी r है, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। तो इस लेंथ का माप हम जान चुके हैं कि क्या होता है, πr/2। क्या होता है, 1/2 पाई r प्लस r। तो हाफ, ये r 2r हो गया, यानी 2r हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ भी r कॉमन ले सकते हैं, अंदर π+2 रख सकते हैं। इस प्रकार चतुर्थांश का परिमाप 1/2 पाई r + 2r होता है। आगे अगर चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/2 पाई r + 2r, इससे हमारा काम चल जाता है, यानी हमारा जो भी सवाल होगा वो हल हो जाएगा इस फार्मूले से। तो इस प्रकार हमने देखा जो हमारा चतुर्थांश का परिमाप है वो 1/2 पाई r + 2r है। एक चीज़, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमको देखना है कि हमने केवल r कॉमन लिया तो r ही बाहर निकलेगा, जिसको कॉमन लेते वही केवल बाहर रहता है, तो यहाँ 1/2 पाई अंदर रह सकता है। r कॉमन हो जाएगा, यहाँ से r निकल जाएगा, यहाँ से r निकल जाएगा, तो अंदर 1/2 पाई + 2 बचेगा। इसको मैंने अभी पिछले अर्धवृत्त में बताया भी है कैसे कॉमन लिया जाता है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा रिंग, यानी वलय। तो चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वलय यानी रिंग। ये चौथा टॉपिक होगा, रिंग यानी वलय। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। ये सेंटर होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, इसका हमने नाम रख लिया वो। अगर ये सर्कल, ये छोटा एक, इसमें 2 सर्कल दिख रहे होंगे, एक सर्कल ये है और एक बाहर एक सर्कल, यानी 2 वृत्त दिख रहे हैं, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। तो हम देखेंगे इसकी जो त्रिज्या है, मान लिया हमने इसमें इसे स्मॉल आर से मान लिया इसको स्मॉल आर, और जो बाहर वाला वृत्त है इसका जो त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या मतलब केंद्र से लेके वहाँ तक की लंबाई, पर ये लंबाई सीधी एक रेखा होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है ये कैपिटल R है, और इसमें क्या होगा, जो रिंग होता है ये वाला हिस्सा है इसका, हमको इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी ये जो छोटा एरिया दिख रहा है, छोटा एरिया जो दिख रहा है ये खाली होता है, ये रिक्त होता है,
जिसको हम खाली बोल सकते हैं, ये रिक्त स्थान है यहाँ, ये वाला पूरा जो छोटे सर्कल के अंदर है वो रिक्त स्थान है, इसलिए उसका एरिया नहीं, जो बल्कि मैंने इसको छायांकित किया है, जिसको मैंने यहाँ इस छायांकित किया है, वही हमारा उसका एरिया निकालना है। और अगर कोई कभी परिध पूछ ले तो यहाँ दो तरह की छोटे वृत्त की जो परिध होगी वो इस 2πr स्मॉल में होगा, और बड़े परिध की अगर कोई पूछना चाहे 2πR। परिध का क्षेत्रफल आप परिध का फार्मूला जान चुके हैं। अगर कभी कोई आपसे परिध के बारे में पूछता है, छोटे वृत्त के परिध के बारे में, तो त्रिज्या अगर दिया है तो परिध आप बता सकते हैं, क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। हालांकि इसमें कोई क्षेत्रफल है नहीं क्योंकि ये जगह नहीं ले रहा है, खाली स्थान है। क्षेत्रफल भरे जो स्थान घेरता है हम उसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये वाला एरिया जो हमारा है वो स्थान घेर रहा है, यानी हमको इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बड़ा आकृति है यहाँ, उसको हम फिर से बना रहे हैं, बड़े वाले आकृति को, बड़े वाले सर्कल को। ये हमारा R है, ये पहले ऐसे रहा होगा, सपोज करते हैं पहले ऐसे रहा होगा, इसमें से मैंने ये वाला इतना एरिया हमने निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया। मतलब पहले इसका जो क्षेत्रफल रहा होगा, मैं ये कहना चाहूँगा जो पहले इसका क्षेत्रफल रहा होगा πr² रहा होगा, उसमें से ये एरिया निकाल लिया गया, ये छोटा एरिया निकाल लिया गया। तो छोटा भी सर्कल है, इसलिए सर्कल के यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ रख सकते हैं, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया गया। तो जो बचा होगा, जो चाहिए हमको, वो हमको अपने आप मिल जाएगा, जो हमको चाहिए अपने आप मिल जाएगा। यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमको जो हमारा ये रिंग है यानी वलय है उसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे हिसाब से यही हमारा रिंग का क्षेत्रफल का सूत्र है। रिंग के क्षेत्रफल का सूत्र भी है कि बड़ा वाला वृत्त यानी बाह्य वृत्त, बाहर है, ये देखें तो अंदर है और ये बाहर है, तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल इसी वीडियो में आपको बताया कैसे क्या होता है, πr² होता है। अब जिस वृत्त की बात करेगा हम उस समय उसी वृत्त की त्रिज्या लेंगे। यहाँ हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, ये बड़ा वाला है, इसमें से छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, तो छोटे वाले की त्रिज्या छोटा r था और बड़े वाले की त्रिज्या बड़ा r था। तो बड़ा वाला ये क्षेत्रफल है और ये छोटा वाला क्षेत्रफल है। अब यहाँ अगर हम चाहें तो दोनों जगह पाई है, पाई को कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ दोनों जगह देखिए उसको हम बाहर ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और r² - r² हो जाएगा, यही बचेगा। फिर आपको पता होगा ये a² - b² है, तो एक बार एक कोष्टक में इनको जोड़ते हैं और फिर दूसरे कोष्टक में इन्हीं को घटाते हैं, a + b a - b। तो ये इसका फार्मूला है रिंग का क्षेत्रफल, और चाहे ये मानिए चाहे ये कहिए, सवाल सबसे हल होते हैं, इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है हल हो जाए। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स आता है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा इसमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पुराने फार्मूले की मदद से इसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। दो वृत्त हैं यहाँ पे दिखते हैं, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को निकाल लिया गया है। चाहे आप ये समझ पा रहे हैं तो यहाँ से भी सवाल आगे बढ़ा सकते हैं, आप वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आएगा। ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसी से सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, सीधे वैल्यू रख के आप काम। अन्यथा एक फार्मूला आपको और रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हो सकता है कठिनाई हो अगर याद करने की कोशिश करेंगे। बस इतना समझे, बड़ा वाला वृत्त माइनस छोटा वाला वृत्त, तो आप रिंग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा त्रिज्यखंड है, और ये शायद आज का 5वां टॉपिक है हमारा, और जिसका नाम है त्रिज्यखंड। चलिए देखते हैं किस तरह दिखता है। पहले तो चूँकि वृत्त से ही संबंधित होगा तो इसलिए एक पहले वृत्त बनाते हैं, देखते हैं इसमें ये कहाँ है, कैसा आकृति बनाता है वृत्त से। यहाँ हमारा केंद्र होता है, अब अगर आप देखें तो ना थोड़ा सा इसको और पास में कर देते हैं। अभी आप इतना ये समझिए, अभी आप देख पा रहे होंगे ना ये चतुर्थांश लग रहा है, ना ये अर्धवृत्त लग रहा है, ना ही ये आपको पूरा वृत्त है। ये इतना एरिया, अगर मैं इस छोटे वाले एरिया की बात करूँ, ये वाले एरिया की बात करूँ,
ठीक है, इसको मान लीजिए वृत्त से काट के अलग कर लिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। इस वृत्त से काट के अलग कर दें और कटा हुआ भी भाग जो बचेगा ये अलग हो रहा है, तो ये जो इसमें इस जगह बचेगा वो किस तरह बचेगा, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार नजर आएगी। यही आकृति, ये दोनों आकृति अपने आप में त्रिज्यखंड कहलाती हैं। तो हमने कहा ये दोनों आकृति अपने आप में त्रिज्यखंड कहलाती हैं। और हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है। ये छोटी आकृति है, इसको हम लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। ये आकृति बड़ी है, जगह देखने में लग भी रहा है, इसको हम बड़ी है इसलिए बड़ी का मतलब बड़ा है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, और इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में जगह कवर कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और यहाँ भी चाप की लंबाई निकाली जा सकती है। यहाँ इसके पास भी चाप है और इसके पास भी चाप है, तो कहीं ना कहीं ये इसके भी इस चाप की भी लंबाई निकाली जा सकती है। तो इससे भी अभी फार्मूले बनेंगे। एक तो क्षेत्रफल के लिए होगा जो इतना जगह कवर कर रहा है इस सरफेस पे, और यहाँ पे भी ये जगह कवर कर रहा है, तो दोनों के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा। और इस चाप की लंबाई की भी बात होगी और यहाँ इस चाप की भी लंबाई की बात होगी, यानी दो फार्मूले देखने को हो सकता है आगे मिले। एक एक करके हम देखते हैं चीज़ों को। ये हमारा जो है लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, और ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये भी वृत्त से ही संबंधित है, यानी वृत्त के ही पार्ट हैं, वृत्त से ही अलग हुए हैं। और ये हमारा लघु है और ये हमारा दीर्घ है, जैसा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये त्रिज्यखंड में होता क्या है, ये दोनों लाइनें जो होती हैं हमेशा त्रिज्यखंड में, ये दोनों लाइनें जो हैं ये त्रिज्याएँ ही होती हैं। ये सेंटर से आती हैं और परित को टच करती हैं, तो ये त्रिज्या ही होती है। यानी एक त्रिज्यखंड को अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिज्यखंड में एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये और एक चाप, यानी एक दो त्रिज्याएँ और एक चाप होती हैं। इसमें क्या होता है, दो त्रिज्याएँ और एक प्लस एक चाप से बनी हुई एक बंद आकृति है। और यहाँ भी वही बात होता है, ये अभी भी अपने आप में ये भी त्रिज्या है, ठीक है। और ये भी अगर देखा जाए तो दो त्रिज्या है और एक दो त्रिज्या, और ये एक अपने आप में एक चाप है। हालांकि ये चाप दीर्घ चाप होगा, यानी अगर हम अंतर देख पाएँ तो हम कहेंगे यहाँ दो त्रिज्या है तो इसमें भी है, और एक चाप है प्लस एक चाप है। पर ये चाप हमारा किस प्रकार का है, दीर्घ चाप है। चाप भी दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ, इसीलिए दीर्घ चाप होने की वजह से दीर्घ त्रिज्यखंड है, और ये जो चाप हमारा ये लघु है, इसीलिए इसे लघु त्रिज्यखंड भी कहेंगे, क्योंकि दोनों बातें ये तो सेम है, सिमिलर है। देखिए ध्यान से, यही चाप छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसी प्रकार से चाप की मदद से इसका नाम हो गया, समझ लीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका लघु चाप है तो इसलिए लघु त्रिज्यखंड हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एंगल बन रहा है। जब भी दो लाइनें या दो साइड्स मिलती हैं या दो रेज मिलती हैं तो कहीं ना कहीं एक कोण बनता है। तो यहाँ भी एक कोण बना है, और कोण मतलब अगर हम कह लें एक साधारण भाषा में तो एक कहीं ना कहीं एक कोना दिख रहा है, और इसी कोने को कॉर्नर को, लेकिन ये दो सीधी रेखाओं के बीच में की बात होती है। तो ये मान लिया हमारा ये एंगल है जो वृत्त के केंद्र पे बन रहा था, ये थीटा के बराबर है। ये थीटा है, कितना है, थीटा डिग्री है, मान लीजिए थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 अंश कुछ भी हो सकता है। ये सेंटर पे बन रहा है। ये जो लघु त्रिज्यखंड है ये थीटा डिग्री का है, और ये जो हमारा सर्कल था, हम जानते हैं ये सर्कल में अगर पूरा कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इसमें हम देख पा रहे हैं 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे वृत्त के केंद्र पे। अगर वृत्त की बात करें, ओनली केवल वृत्त की बात की जाए, तो हम अलग से इसको देख लेते हैं। अगर हम केवल वृत्त की बात करें तो सेंटर पे कहीं ना कहीं 360 डिग्री का कोण बनता है। और हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं अलग से, तो इसमें हम देख पा रहे हैं त्रिज्यखंड में जो कोण बना हुआ, त्रिज्यखंड में जो कोण बना वो थीटा डिग्री का है। इसी बात से हम इसके क्षेत्रफल और परिध को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। हम अब उधर ध्यान देंगे, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ों को।
तो अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड है, ये जगह कवर कर रहा है, तो इसके क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं और इस चाप की लंबाई की बात करने वाले हैं। इसके बारे में हमने पढ़ चुका, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, सारी चीज़ें हमने जान लिया है। तो हम उस वृत्त की मदद से ही इसको निकाल पाते हैं, इसका क्षेत्रफल और जो भी है इसकी चाप की लंबाई हम वृत्त के क्षेत्रफल से ही निकालते हैं। हम जानते हैं कि जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो एक कंप्लीट एंगल यानी एक सर्कल होता है। तो ऐसे में जो क्षेत्रफल आता है यानी वृत्त का बनता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए केंद्र पे यही 1 डिग्री का कोण बनेगा, 360 से 1 डिग्री का कोण बनेगा, तो कहने का मतलब यही, ये जो हमारी त्रिज्या है। अगर एक चीज़ और, अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएं, ये त्रिज्यखंड को हम और बड़ा करते जाएं और अधिक से अधिक बड़ा करें, तो एक समय आएगा कि ये एक त्रिज्यखंड को चलिए फिक्स कर लेते हैं, इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं और त्रिज्यखंड को बार बार यहाँ से हटा के यहाँ किया, यहाँ से हटा के यहाँ किया, एक समय आया फिर इस त्रिज्यखंड को अभी फिक्स रखा है, इसको और आगे ले गए, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं हाफ सर्कल बन गया, अर्धवृत्त बन पा रहा है। अभी और आगे ले जाएंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते वापस इसी जिस पे ये वाली त्रिज्या थी, ये त्रिज्या ऐसा घुमा के ले आए, इसी पे रख दें, तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन गया। ये त्रिज्या चल के इसी पे आ जाए तो कहीं ना कहीं एक सर्कल बन गया। और जहाँ भी कोई इस सेंटर पे यानी एक राउंड मान लिया, यानी एक कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण जो कि केंद्र पे 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो त्रिज्यखंड ये थीटा, इस थीटा को बड़ा करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा 360 डिग्री के बराबर होगा, उस समय वो वृत्त बना लेगा। तो 360 डिग्री के पे जो होता है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है, उस आकृति का जो क्षेत्रफल है जो कि वृत्त कहलाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री पे जो हमारा होगा, ये जो एंगल बन रहा है रेडियस के, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल काफ़ी छोटा 1 डिग्री है मान लीजिए, तो उससे छोटा होगा। इस क्षेत्रफल के मुकाबले ये क्षेत्रफल जो आने वाला है वो कम होगा। तो कम के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो कम होगा। हमको इधर से कम ज़्यादा से मतलब ज़्यादा नहीं होता। हम जानते हैं 360 पे ज़्यादा एंगल है, ज़्यादा बड़ा कोण बना है, एक सर्कल बन रहा है, और 1 डिग्री पे ये आकृति बनेगी, मान लीजिए बहुत छोटा बनेगा। ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, लगभग 15-30 डिग्री का होगा। तो हम मानेंगे पाई आर स्क्वायर। तो हम ये बोलने वाले हैं कि अभी ये क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन 1 डिग्री, जब 360 में पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री पे कहीं ना कहीं कम होगा। और कम के लिए हम करते हैं क्या, भाग करते हैं। जब ये बात हमको समझ में आ जाए तो हम जान जाते हैं कि 360 से हमको भाग करना है। अब 1 डिग्री के बाद मान लीजिए हमसे उससे कोई बड़ा डिग्री, अगर 1 डिग्री का पता हो तो हम किसी भी डिग्री का निकाल सकते हैं। 30 डिग्री पे क्या एरिया होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा आंसर मिल जाता है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह। मान लीजिए ये 1 डिग्री है और ये थीटा डिग्री, ये इससे बड़ा होगा, अगला एंगल जो है इससे बड़ा है मान लीजिए। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा त्रिज्यखंड होगा। जब ज़्यादा बड़ा त्रिज्यखंड होगा तो इसका क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। जब आपके दिमाग में आ जाए इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा तो आप तभी ज़्यादा के लिए, यानी हमको करना क्या होता है, गुणा। क्या करना होता है, और किससे, थीटा से गुणा। यहाँ हमको समझ में आया ये कम होगा, इसका क्षेत्रफल कम होगा। यहाँ से हम जान रहे हैं इसके तुलना में ये क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए गुणा किया गया है और कम के लिए हमने भाग किया है। बात समझ में आ रही है। ये एक नियम है, इसी को इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम इस सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो थीटा डिग्री के, ये 360 डिग्री पे जो आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं वृत्त। उसका क्षेत्रफल ये होता है। 1 डिग्री पे जो हमारा बनेगा वो त्रिज्यखंड होगा, 1 डिग्री का त्रिज्यखंड होगा, उसका एरिया इतना होगा। और जो थीटा डिग्री पे हमारी जो आकृति बनेगी वो हमारा त्रिज्यखंड है, और यानी थीटा डिग्री की जो त्रिज्यखंड होगी उसका जो एरिया होगा वो हम समझ चुके हैं कितना होगा, पाई आर स्क्वायर पान 360 इंटू थीटा। अब इसी को थोड़ा सजा के रख लेते हैं। सजाने का मतलब क्या है कि ये एंगल है 360 और थीटा भी अपने आप में एंगल है, तो एंगल के ऊपर एंगल रख लेते हैं। अगली लाइन में हम कर सकते हैं थीटा अपान या थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर को साइड में रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थीटा पाई आर स्क्वायर के, मैं इसको समझा दूँ गुणा भाग कैसे होता है भिन्नों का। थीटा के नीचे आप 1 लगाएंगे और 360 के नीचे 1 कर सकते हैं बगल में, और पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कर सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं, हमने बताया थीटा के नीचे 360 अलग कर सकते हैं। थीटा और 360 को एक किनारे कर लेते हैं, और केवल 1 का मतलब तो कुछ रह नहीं जाता। 360 में 1 का गुणा होगा, वापस 360 समझिए मिल गया। 360 में 1 का गुणा हुआ तो वापस समझिए 360 मिल गया नीचे। और मैंने क्या किया, थीटा और 360 को एक ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि दोनों ही एंगल हैं।
ये दोनों ही एंगल, हालांकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और यहाँ से भी आपका आंसर आ ही जाएगा, काम बन जाएगा। मैंने बस यहाँ क्या किया, सजाने का काम किया। थीटा ऊपर था, इसके ऊपर 360 के ऊपर जो था वो पाई आर स्क्वायर था। अभी 360 के ऊपर आपका थीटा, यानी ये भी कोण, ये भी कोण, और कोण के ऊपर कोण। ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ से भी काम हो जाएगा, क्योंकि गुणा यहाँ भी करना है, यहाँ भी गुणा करना है। जो रिजल्ट इसका आता है वो रिजल्ट इसका भी आता है, तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं सूत्र में। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दे तो गलत है और आप ये बोल रहे हैं तो आप सही हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया, हम यहाँ नोट कर सकते हैं एक एक करके चीज़ों को। जो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड का निकल के आया, वो आया, वो क्षेत्रफल जो आया वो हमारा आया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री, यानी 360 अंश। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा दिखेगा, व्यवस्थित दिखेगा। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। जिस तरह हमने वृत्त के क्षेत्रफल की मदद से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, उसी तरह इस त्रिज्यखंड का जो होगा चाप की लंबाई वृत्त के परिध से ही निकाला जा सकता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, परिध और चाप लगभग एक, चाप भी, परिध भी अपने आप में चाप ही है। तो परिध जो इस त्रिज्यखंड का जो हमारा चाप होगा, चाप की लंबाई होगी, उसकी लंबाई हम परिध की मदद से ही निकालेंगे, जिस तरह क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की मदद से निकाला है। तो ये शायद समझ पा रहे होंगे आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब मिटाते हैं हम। तो आपने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री होता है। तो इस आकृति में जो हमारा ये त्रिज्यखंड है, यानी जो लघु त्रिज्यखंड है, अभी जो हम काम कर रहे थे ये लघु त्रिज्यखंड के लिए काम किए हैं। जो हमारा क्षेत्रफल था ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल था हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, जो हमने अभी निकाला है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और जो कि आया था पाई आर स्क्वायर को साइड में किया था मैंने, और थीटा अपान 360 डिग्री एक साथ कर दिया था। ये हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी कहने का मतलब ये जो जगह कवर किया हुआ है इसका क्षेत्रफल है। ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, जो भी समझ पा रहे हैं आप, इसका एरिया कितना उसने कवर किया, वो उसका क्षेत्रफल हमने निकाला। तो इस आकृति में अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपका ये चाप है, मतलब यहाँ ये भी चाप ही है। तो एक अगला जो फार्मूला बन सकता है वो चाप की लंबाई के लिए हो सकता है। तीसरा जो आपका इसी में एक फार्मूला हो सकता है परिमाप। परिमाप का मतलब आप समझते हैं, ये चाप की लंबाई जो है, और ये जो आपका है प्लस में त्रिज्या। यानी यहाँ अगर देखा जाए, अगर परिमाप की बात होगी तो यहाँ चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या, यानी चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। तो यानी अभी अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड में, वो हमारा होने वाला है, चाहे आप पहले देख लें चाप की लंबाई कितनी होती है, तो नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक जो है चाप की लंबाई वो कितना है वो हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए सूत्र क्या होगा, इसको ना मिटाने का वजह है, हम जानते हैं जो चाप है और परिध एक दूसरे से जुड़े हुए, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। तो जब हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है, इसका कोण बनता है, तो जो आकृति बनती है वो हमारा वृत्त बनता है, और उस वृत्त का जो यानी चाप जो होगा परिध बन जाएगा। उस परिध यानी चाप की जो लंबाई होगी, परिध यानी चाप की जो लंबाई होगी, वो होता है 2 पाई आर। जब कोण 360 डिग्री का होता है तो हमारा जो आकृति बनता है वो वृत्त कहलाता है, और उस समय चाप की जो लंबाई होगी 2 पाई आर के बराबर। ऐसे में अगर हमारा ये कोण घट के 1 डिग्री का हो जाए तो हमारा जो आकृति बनेगा वो त्रिज्यखंड बनेगा, वो हमारा त्रिज्यखंड ही बनेगा। तो इस आकृति की जो चाप की लंबाई होगी, यानी यहाँ चाप की लंबाई 2 पाई आर थी, यहाँ चाप की लंबाई कितनी होने वाली है ये देखेंगे हम। तो अभी जान रहे हैं हम कि जो 360 है वो बड़ा कोण है, वो अपने आप पे पूरा, ये बहुत बड़ा लंबाई है, ये लंबा होगा। और तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो त्रिज्यखंड का के चाप की लंबाई है वो परिध से काफ़ी छोटा है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। जब ये बात आपको समझ में आएगी, यानी चाप जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी कम होगी, तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ से यहाँ एक कम वाली बात आ रही है, तो यहाँ हमको भाग करना पड़ेगा 360 से। भाग तभी होता है जब ये आपके दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ कम होने वाली बात है, ये इसकी लंबाई कम होगी, यानी 1 डिग्री त्रिज्यखंड जब होगा तो उसका चाप
2πr से काफ़ी कम होगा। जब हमारा ये थीटा डिग्री बनेगा, थीटा डिग्री का कोण होगा त्रिज्यखंड के बीच में, त्रिज्यखंड का कोण जब थीटा होगा तब हमारा जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए ये सूत्र है। ये तो हमारा 1 डिग्री का है, 2πr/360। अब ये 1 से ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल हम मान रहे हैं कि 1 से ज़्यादा है। अन्यथा ये भी कर सकते हैं, जब एक का पता हो तो उससे चाहे जितने का हम निकाल सकते हैं पूरा करके। ये 1 डिग्री से बड़ा है थीटा हमारा, तो ऐसे में क्या होगा, इसके चाप की लंबाई भी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। यानी यहाँ से अब ज़्यादा वाला दिमाग में हमारे बैठ रहा है, दिमाग में एक शब्द आ रहा है ज़्यादा होगा, इसीलिए ज़्यादा के लिए थीटा से हमको गुणा करना चाहिए। हम इस एक नियम में यही करते हैं, कम के लिए भाग करते हैं और ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। कम था तो 360 से भाग, ज़्यादा होना चाहिए इसलिए थीटा से गुणा किया गया। अब हमको हमारा मिल गया चाप के जो चाप की लंबाई थी हमको मिल चुका है। यही हमारा होगा चाप की लंबाई, यानी थीटा डिग्री जब होगा तो त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होगी, यानी कहने मतलब चाहे इस चित्र में हम कह लें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी को हमने अलग करके यहाँ कर लिया, तो ये जो चाप की लंबाई आ रही है, ये वाला एरिया, ये हो गया तो आपका 2πr/360 डिग्री इंटू थीटा। अब यहाँ चाहे तो हम इसको भी सजा लें, थीटा के नीचे ले आए 360 को, तो अगली लाइन में हम कर सकते हैं 2πr को साइड में रख लेते हैं और थीटा अपान 360 डिग्री कर सकते हैं। इसे देखने में थोड़ा व्यवस्थित लगेगा, हालांकि रिजल्ट दोनों सेम आएगा। ये मैंने जो कलर किया था क्षेत्रफल को बताने का, ये जो मैं बार बार इसको कर रहा हूँ, मतलब ये इतनी लंबाई के लिए ये सूत्र है, और क्षेत्रफल के जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था वो सूत्र था। दो बातें हो गई, ये चाप की लंबाई का सूत्र है, ये वाला जो है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है, यानी हम कहीं पे नोट कर सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का क्षेत्रफल जो होगा, लघु त्रिज्यखंड के चाप लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या हो रहा है, थीटा अपान 360 गुणे 2πr, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये हमारा जो आ रहा है थीटा अपान 360 डिग्री अपान 2πr, ये हमारे लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, मतलब इतनी दूरी इस सूत्र से निकाली जा सकती है। और ये जो जगह है कवर किया गया यहाँ से यहाँ तक जो मैंने छायांकित किया, जिसके लिए पिछला सूत्र था ही। दो सूत्र हमने देख लिए, तीसरा हमारा जो पढ़ना है, हमको परिमाप के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने ये चीज़ नाप लिया, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, अभी हम ये पूरी लंबाई अगर नापना चाहें तो ये हमारा परिमाप बन जाएगा। अब हम तीसरा काम परिमाप के लिए करेंगे, जहाँ लघु त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, आकृति से समझ पा रहे होंगे, चाप तो आ ही रहा है, यानी चाप की लंबाई, और ये चाप लघु चाप की लंबाई होगी, प्लस ये वाला हिस्सा त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये सेंटर होता है, और ये लंबाई हमारी जो होती है, ये वाली लंबाई आपकी त्रिज्या होती है। इसी को मैंने अलग किया है, तो ये हमारा ये सेंटर होता है, और यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या होती है। तो ये वाला सेक्शन लंबाई ये है, और ये वाला किनारे वाला लाइन ये है, ये दो त्रिज्याएँ होती हैं, यानी ये आर होता है और आर, ये भी आर होता है, त्रिज्या तो बराबर होती है, सभी त्रिज्याएँ एक समान होती हैं। तो चाप की लंबाई प्लस पहली त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या, यहाँ से चालू करते हैं, चाप की लंबाई प्लस ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या, पूरी कंप्लीट आकृति की लंबाई निकल गई, यानी ये परिमाप निकल गया। चाप की लंबाई आपको पहले से पता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr, आर यहाँ हम जोड़ लेते हैं, चाप की लंबाई को लिख लिया जाए इस सूत्र से, पहले वाले सूत्र से, इंटू 2πr, आर 2r बोल सकते हैं। ये हमारे परिमाप का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से 2 से
180 को काट भी सकते हैं। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ R दिख रहा है, यहाँ भी 2 और R दिख रहा है, ये पूरा कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो आप अगली लाइन में पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं। जब 2R कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, 2 और R निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई प्लस 1। जब पूरा कॉमन हो जाता है, जब कॉमन मतलब पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है, बाहर निकाल लेते हैं यानी उस चीज़ को, तो वहाँ 1 बचता है। क्योंकि हम 2R को 2R गुणे 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। 1 का गुणा जिसमें भी होता है वो चीज़ हमको वापस वही मिल जाता है जिसके साथ उस 1 का गुणा होता है। 2R में को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2R इंटू 1। अब जब 2R निकल गया तो हम देख पा रहे हैं कि 1 बचा होगा, 1 इसी वजह से बचा है। इस चीज़ को अलग कर लेंगे, ऐसा नाम मिल जाए। तो इस प्रकार हमको पता चल चुका है लघु उत्तेजखंड का जो परिमाप है वो 2R ब्रैकेट के अंदर थीटा पाई के बजाय आप पाई थीटा भी बोल सकते हैं, आगे इस तरह उच्चारण करने में आसानी नहीं होगी तो पाई थीटा बोल सकते हैं आप, थोड़ा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये हमारा फार्मूला हो चुका परिमाप का। इसके बाद हम चलते हैं, तो इसके आगे चलते हैं और हमने देख लिया इस प्रकार से लघु त्रिज्यखंड से जो भी बातें सामने आई, जो भी लघु त्रिज्यखंड का निकाल सकते थे वो हमने निकाला। क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और परिमाप, यानी 3 बातें यहाँ भी सामने आई, परिमाप, लंबाई और आपका क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड 2 प्रकार का होता है, हमने शुरू में ही बताया। एक बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये जो छोटा हिस्सा उसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो मैंने ऐसे कुछ आकृति कुछ देर पहले बनाई थी। ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड वहाँ लिखा भी था मैंने, और ये छोटा इसी का हिस्सा कट के अलग हुआ था जिसको हमने लघु त्रिज्यखंड बोला था, क्योंकि अब बार बार लघु त्रिज्यखंड देख रहे हैं। तो अब ये अभी जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें थी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, लघु त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई निकालना और उसका परिमाप निकालना। तो बच जाता हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, दीर्घ त्रिज्यखंड, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप और उसके चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र क्या है वो हम देखने चल रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, और इसके बारे में क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको हम देखेंगे। जो आकृति होता है, अगर हम इस प्रकार देखें, ये एक वृत्त है और इसमें एक, इस पे नजर रखें, यहाँ से यहाँ तक एक जो आकृति बनी जिसको मैं अभी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, गाढ़ा कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारा एरिया है ये लघु त्रिज्यखंड होता है। तो अगर मैं कहूँ एक वृत्त में से, पूरे वृत्त में से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूँ, हटा दूँ, तो क्या बचेगा, तो यही बचेगा, इस तरह की आकृति बचेगी। और यानी ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त में से, ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल दें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमारा निकल जाएगा ये वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी आधार पे दीर्घ त्रिज्यखंड का सीधा सूत्र नहीं होता, बल्कि सूत्रों की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, सूत्रों की मदद से ही इसको हम सॉल्व करते हैं, सूत्रों की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हमने ये बताया, अगर इस आकृति को देखें, इसको भी अलग कर दे तो ये कुछ इस तरह दिखेगी, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो इक्वल इसके हो जाएगा। तो ये पूरा जो सर्कल है उसमें से ये वाला बस मैं माइनस कर दूं, मिटा दूं, तो क्या बचेगा, हमारा जो हमको चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड ही बचेगा। इसलिए जो सूत्र इसका होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। क्षेत्रफल बराबर, आपने देखा कि पूरे कंप्लीट जो वृत्त था, यानी पूरा वृत्त जो था उस पूरे वृत्त में से हमने एक लघु त्रिज्यखंड को माइनस कर दिया, तो हमारा जो चित्र आकृति बचता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड ही होता है। ये भी हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड।
खंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल भी होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल में से, कहने का मतलब अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड को घटा दिया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल आप चाहें तो लिख भी लें एक बार, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, घटा दें, तो आपका वही क्षेत्रफल, वही आकृति, जो आकृति बची है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो आकृति बची है वो हम जानते हैं त्रिज्यखंड ही होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, सॉरी वृत्त का जो त्रिज्या है वो आर है, ये जो वृत्त की त्रिज्या हमारी थी ये आर थी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये त्रिज्या ही होगी, और ये स्मॉल आर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी त्रिज्या वही होगी, स्मॉल आर ही, माइनस लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए सूत्र, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो पाई आर स्क्वायर हम चाहें तो दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी दिख रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ से पाई स्क्वायर कामन ले सकते हैं, और 1 यहाँ जब पूरा कामन हो जाएगा, जब भी पूरा कामन लेते हैं, जब पूरी की पूरी चीज़ बाहर आ जाती है, बाहर आ गई है, तो कोष्टक के अंदर एक बचता है माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। चलो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे लघु त्रिज्यखंड में अगला टॉपिक हमने देखा था चाप की लंबाई। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई भी हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो इसको लिखने से पहले आप समझ लीजिए क्या होगा। हमने ये पूरा वृत्त देखा, इस वृत्त से हमने देखा कि ये हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा लघु त्रिज्यखंड है और इसकी ये चाप की लंबाई थी, और हमारा जो दीर्घ चाप की लंबाई है ये वाला, यहाँ से इस फिंगर से मेरे इस फिंगर तक है, और ये हमारी चाप की लंबाई है। और हम इस यानी दोनों दीर्घ चाप और ये लघु चाप, यानी अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा था ये लघु चाप होगा, यहाँ से यहाँ तक जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये लघु चाप है, और इसके बाद का जो बचा हुआ हिस्सा वो दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ लघु चाप में यहाँ से यहाँ दीर्घ चाप को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा वृत्त बन जाने, परिध बन जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं लघु चाप प्लस दीर्घ चाप किसके बराबर हो जा रहे हैं? परिध के बराबर हो जा रहे हैं। किसके बराबर हो जा रहे हैं? परिध के बराबर हो जा रहे हैं। लघु चाप प्लस दीर्घ चाप जो है, ये लघु चाप, इसके बाद वाला पूरा हिस्सा जोड़ दिया जाए तो अपने आप में ये परिध के बराबर हो जाएगा। यानी मैं यही कह रहा हूँ, ये वाला हिस्सा में ये पूरा हिस्सा जोड़ दें तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और परिध होता है, वो जो लंबाई होगी वो परिध के बराबर होगी। तो अभी हमको चाहिए क्या? दीर्घ चाप की लंबाई चाहिए। तो दीर्घ चाप को यहाँ हम रोक लेते हैं और इस चीज़ को हम उस तरफ भेजेंगे, तो परिध में से क्या होगा? लघु माइनस हो जाएगा। जब इक्वेशन के उस तरफ कोई चीज़ जाता है, यहाँ लघु के सामने समझिए प्लस छिपा है, और आगे उस तरफ जब जाता है तो माइनस हो जाता है। ये बात से आप वाकिफ होंगे। तो दीर्घ चाप की जो लंबाई होगी, है वो परिध में से क्या घटाने मिल जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लघु चाप की लंबाई अगर घटा दी जाए, लघु चाप की लंबाई माइनस कर दी जाए तो हमारा क्या निकलेगा? दीर्घ चाप की लंबाई निकलेगा। और हम जानते हैं परिध के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। परिध का मतलब क्या हो गया? 2πr। लघु चाप की लंबाई के लिए भी आपके पास फार्मूला बन चुका है, तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे परिध मतलब 2πr माइनस लघु चाप की लंबाई जो कि होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr।
यहाँ भी फिर 2 पाई आर दोनों जगह देखने को मिल रहा है। जो चीज़ दोनों जगह दिखेगी उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ बचा क्या 1। पूरा जब कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ये हमारा सूत्र है। अक्सर करते क्या है, इस 2 पाई आर को हम पीछे ही लिख लेते हैं, या फिर आगे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। तो इंटू का फॉर्म केस से कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 पाई आर को आप पीछे लगाइए चाहे आगे लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हमारा दीर्घ चाप का दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थी, इसके लिए सूत्र है 2 पाई आर माइनस ये, अन्यथा ये। शायद इस बात को आप समझ पा रहे हैं। लघु चाप प्लस दीर्घ चाप बराबर परित, और दीर्घ चाप घटाने पे मिलेगा। अन्यथा आप फिगर से भी समझ सकते हैं कि पूरे वृत्त में से मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो इस वृत्त में से मैं इतनी लंबाई को रोक लेता हूँ, बाकी चीज़ को वृत्त में से घटा दूँ, यानी पूरे सर्कल में से इतना चीज़ मैं मिटा दूँ यानी घटा दूँ, तो हमारा क्या बचा। हटाने का मतलब घटा दिया जाए। वृत्त के परिधि में से अगर हम ये छोटी सी लंबाई घटा दें, जिसको हम लघु चाप कहते हैं, तो क्या होगा, दीर्घ चाप ही निकलेगा, वही बचेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक बचा इसमें, वो है दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। तीसरा टॉपिक जो हमारा आ रहा है, इसमें तीसरा फार्मूला जो होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये पूरी आकृति जो आप देख पा रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड है। इन सबको मिटा दिया, अन्यथा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसी आकृति को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ये चाप दीर्घ चाप है। और परिमाप का मतलब मैंने बताया, यहाँ से अगर मैं चलना चालू करता हूँ, जहाँ से मैं स्टार्ट करना चालू करूँ, जहाँ से मैं चलना चालू करता हूँ, वापस उसी स्थान पे आ जाने को हम बोलते हैं परिमाप। यहाँ से चलना चालू किया, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे वापस आ गए, इसको हम बोलते हैं, यानी एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो परिमाप होगा। इस चक्कर में जो हमने लंबाई जिस रास्ते से गुजरे उसकी लंबाई हम नाप लें, तो ही हमारी क्या होगी, परिमाप होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते हैं दीर्घ चाप है। यहाँ से आप ये भी जान चुके हैं कि ये आर है, तो ये भी आर है, यानी 2 आर। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, दीर्घ चाप की लंबाई प्लस आपका त्रिज्या यानी आर प्लस आर, और दीर्घ चाप की लंबाई आपने यहाँ देखा भी 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री, और आउट में 2 पाई आर। ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा दीर्घ चाप की लंबाई, प्लस आर आर था, तो ये आर आर 2 बार एक जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, आर आर 2 आर, यानी आर प्लस आर 2 आर। और अगर आप चाहें तो अभी भी यहाँ से 2 आर कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा इसको रहने ही दें। अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस थीटा 360 डिग्री, आउट में पाई। और अगर आप कॉमन ले रहे हैं 2 को और आर को, तो यहाँ प्लस पूरा का पूरा, यहाँ से 2 आर निकलेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2 निकल गया, आर निकल गया, तो केवल पाई बचा होगा। 2 निकल गया, आर निकल गया, तो केवल पाई बचा होगा, प्लस था प्लस आ गया, यहाँ से 2 आर पूरा निकल गया, तो जब पूरा कॉमन होता है तो 1 लिखते हैं। और जो कॉमन लिया जाता है वो इन सबसे अलग एक कोष्टक के बाहर ही लिखा जाता है, चाहे आगे चाहे पीछे लिख सकते हैं आप। तो हमने किसको पीछे, 2 आर को हमने पीछे लिख दिया। ये हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र होता है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड के बाद हमारा जो आखिरी और लास्ट टॉपिक बचता है वो वृत्तखंड है। वो भी 2 प्रकार का होता है, दीर्घ और लघु वृत्तखंड। तो ये हमारा छठा टॉपिक होगा, छठवां टॉपिक
हमारा छठा टॉपिक है वो हमारा वृत्तखंड है। और देखते हैं ये आकृति किस प्रकार की होती है। ये हमारा कोई वृत्त है और इस वृत्त में अगर हम एक जीवा खींचें, अगर हम एक जीवा खींचते हैं, केवल एक जीवा, जीवा क्या होता है, जीवा एक सीधी लाइन होती है जो वृत्त के अंदर ही तक ही रहती है और ये यहाँ भी परिध को टच करता है और यहाँ भी परिध को टच करता है, पर ये इसमें छेद नहीं कर सकता, छेद करके आगे नहीं बढ़ेगा, अन्यथा ये छेदक रेखा कहलाएगी। तो यानी ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी सिंगल लाइन है, सीधी लाइन सिंगल, यही हमारी जीवा कहलाती है। और वृत्त में अनेकों जीवाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी। और आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे जीवा यहाँ मान लीजिए कहीं केंद्र है और केंद्र की तरफ जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। ये वाली लंबाई कुछ, अगली वाली लंबाई छोटी है, यानी ऊपर की तरफ जैसे जैसे केंद्र की तरफ जा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद कुछ दूर तक बढ़ती है, फिर वापस केंद्र के उस तरफ देखेंगे तो क्या होगा, ये लंबाई फिर घटती जाती है। यानी अगर हम यहाँ से बोलें, अगर जीवा केंद्र की तरफ बढ़ती है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, तो बढ़ी उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। उसका उल्टा अगर केंद्र से दूर हटता है तो उसकी लंबाई छोटी होती जाती है। तो ये तो रही जीवा। तो जो वृत्तखंड होता है वो हमारा किसी जीवा के माध्यम से कह सकते हैं, किसी जीवा के माध्यम से वृत्त के हिस्से किए जाते हैं, वृत्त को खंडित किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है। जीवा के माध्यम से हम वृत्त को दो भागों में तोड़ते हैं, बांटते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जीवा इस वृत्त को दो पार्टों में बांट देता है। एक तो इन्हीं भागों का नाम है, तो ये हमारा जो जीवा है इस वृत्त को दो भागों में बांटता है। ये बराबर भाग नहीं है, ये देख पा रहे हैं कि दोनों भाग, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग है। तो जो बड़ा भाग है इसका नाम होता है, बड़ा को लिखते हैं दीर्घ, लिखते हैं दीर्घ। और ये वृत्त के दो टुकड़े हो गए हैं, यानी वृत्त के दो खंड हो गए, यानी ये एक खंड है और ये दूसरा खंड है। आकार के हिसाब से लग रहा है ये बड़ा वाला खंड है, इसलिए इस वृत्त खंड का नाम है, क्योंकि वृत्त का ही खंड है इसलिए इसका नाम होगा वृत्त का खंड, यानी वृत्त खंड। और ये बड़ा वाला है इसलिए इसका नाम होगा बड़ा वाला, यानी दीर्घ वृत्त खंड। और ये छोटा है इसलिए इसका नाम होगा लघु वृत्त खंड। ये वाला जो जगह है ये लघु वृत्त खंड होगा। आकृति हमारी वृत्त की है और उसके ही खंड टुकड़े हैं। तो ये लघु वृत्त खंड और ये दीर्घ वृत्त खंड, और ये जीवा के माध्यम से वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है। इसको अगर हम अलग अलग करके देखें, ये छोटे वाले का आकृति कुछ इस प्रकार होगा, यानी ये हमारा लघु वृत्त खंड होगा। और इसको अगर हम देखें थोड़ा सा ऊपर रखें तो ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड है। ये दीर्घ वृत्त खंड है, ये लघु वृत्त खंड है। जोड़ दे वापस हमको वृत्त मिल जाएगा। यहाँ भी चाप होता है और यहाँ भी चाप होता है। ये भी दीर्घ चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। अच्छा, तो अब बात क्या होगी कि इसका क्षेत्रफल निकाला, ये भी जगह कुछ कवर कर रहा है, यानी एरिया ले रहा है कुछ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और ये यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से चलना चालू करें और चलते चलते फिर वापस उसी जगह पे आ जाए, यानी एक परिमाप, यानी क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे परिमाप की बात कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ भी चाप है, उस चाप की लंबाई की बात कर सकते हैं। पर इसको ये बताएंगे इसका क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका हम पहले से निकाल चुके हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में एक संबंध अभी देखने को मिलने वाला है आपको, जहाँ से आप चाप निकाल पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस यहाँ एक कोई सेंटर है और इसको अगर हम मिला देते हैं और कुछ देर के लिए हम इस लाइन को ध्यान से देखते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं जिसको मैंने डार्क किया है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिज्यखंड होगा। कुछ देर के लिए मान लेते ये वाली लाइन हमारी ये जीवा नहीं है, इसको मान लेते है ही नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आकृति बाहर आएगी वो कुछ इस तरह होगी और ये हमारी त्रिज्यखंड से मेल खाती है, अर्थात त्रिज्यखंड ही है। ये दोनों तरफ से त्रिज्या है और एक तरफ से चाप है और ये लघु त्रिज्यखंड है। तो अगर हमको इसका एरिया, यानी इसी को अगर हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देते, ये हमारी जीवा रही थी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो त्रिज्यखंड है उसमें दो आकृतियाँ, दो पार्ट में बट गया है हमारा। अगर ऊपर देखें फर्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, दूसरा जो हमारा
लघु वृत्तखंड है। यानी त्रिज्यखंड के अंदर ही, लघु त्रिज्यखंड के अंदर ही लघु वृत्तखंड होता है और एक त्रिभुज होता है। यानी अगर हम समझ पा रहे होंगे, किसी भी लघु त्रिज्यखंड के अंदर ही हमारा क्या होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है और एक त्रिभुज होता है। पहला हमारा त्रिभुज है, ये दूसरा हमारा वृत्तखंड है। तो अगर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो सीधा फार्मूला नहीं होता, बल्कि हम इस आकृति की मदद से निकालते हैं। कि हम ऐसा कहेंगे कि अगर हम इस वृत्त त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का फार्मूला एरिया निकाल दें, यानी त्रिभुज के फार्मूले एरिया के लिए सूत्र हमारे पास होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसके लिए भी सूत्र है, ये जो आकृति त्रिभुज है इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। और अभी हमने देख लिया कि त्रिज्यखंड के लिए हमारे पास सूत्र है, तो उन दोनों सूत्रों की मदद से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, आकृति से स्पष्ट है कि इस त्रिज्यखंड में से जो ये आकृति पूरी यहाँ से यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक दिख रही है, कुछ देर के लिए इसको इग्नोर कर दें, तो ये त्रिज्यखंड है। और इसमें से अगर हम इस त्रिभुज को हटा दें, यानी ये पूरी लाइन हटा दें, तो हमारा बचा हुआ जो एरिया होगा वो क्या होगा, वृत्तखंड का ही एरिया होगा, लघु वृत्तखंड का एरिया होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड भी लघु ही है। अच्छा, तो समझ पा रहे होंगे हटाने का मतलब क्या है। हम कहेंगे क्या कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड में से, लघु त्रिज्यखंड में से, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसको घटा दिया जाए, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम आकृति से स्पष्ट है, ये पूरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज को हटा देंगे, ये लाइनें मिटा दूँ, यानी इस चीज़ को मैं हटाने वाला हूँ। हटाने का मतलब हम इसको घटाएंगे, यानी ये जब हट गया तो हमारा जो एरिया बचने वाला है वो लघु वृत्तखंड का ही बचने वाला है। तो 1/2 गुणे, सॉरी हम यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या होगा, हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसके लिए सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र हमको पता है। उनको हम यहाँ रख के जो बचेगा, जो घटाने उसके बाद घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी इन दोनों की मदद से हम इसको निकाल देते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ देर पहले अभी आपने देखा था, θ/360 डिग्री इंटू पाई r², ये इसका क्षेत्रफल हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर हम मान लेते ऊंचाई की बात अगर करना चाहें, ये हमारा जो था, ये हमारा जीवा था। और यहाँ जब भी त्रिज्यखंड बनता है तो आपको पता है कि यहाँ कोण बनते ही बनते हैं, और ये कोण थीटा मान के हम काम करते हैं, थीटा कोण बना होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि मुझे चाहिए होगा ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आधार तो ये वाली लाइन हमारी हो गई, पर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे। ये वाली जो लंबाई मैं डैश डैश से मिला रहा हूँ, जिसे मैं डैश डैश वाली लाइन से मिला रहा हूँ, इससे यही ऊंचाई होगी इस त्रिभुज के लिए। और अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये केंद्र से ये वाली लाइन आ रही है, और ये जो ऊंचाई होता है वो 90 डिग्री का कोण, यानी एक लंब होता है। जब भी हम ऊंचाई निकालते हैं तो एक सीधी रेखा बनाते हैं जो हॉरिजॉन्टल से यानी क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज तैयार हो जाते हैं। और एक बात है, ये 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब भी है, दूसरी भाषा में अगर हम कहें केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब है। और ये बात से आप परिचित होंगे, जब केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब यानी ये वाली लाइन 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जीवा अगर 10 होगा तो 5/5 में टूट गया होगा, बट गया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं जो भी है इसका नाम रख लेते हैं, ये सेंटर है वो, इसको ए बोल दिया गया, इसको बी बोल दिए, और इसको हम रख लेते हैं डी। जब भी दो लाइनें या दो से अधिक लाइनें कहीं एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट बनता है, वहाँ हम उसका कुछ नाम रख लेते हैं। ये दोनों लाइनें मिली, यहाँ ए, यहाँ ये 1 2 3 लाइनें समझी मिली,
अगर देखा जाए तो दो लाइन है, एक जीवा एक लंब। तो ये डी है, ये बी है और ये ओ। अब करना क्या है कि हमको चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार तो हमको पता है ये ए बी है, आधार हमको पता है ए बी है। अच्छा, यहाँ आपको थीटा जो था, अब देखेंगे अगर हम देखेंगे थीटा बटा होगा, ये भी तो बट गया, कोण भी दो टुकड़े हो गए कोण के, ये कितने में बटा होगा? ध्यान से देखा जाए, ये वाली लंबाई बराबर होती है, आधे आध में बटता है, यानी 5 5 में बटा होगा, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। लंब क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी AD बराबर DB होगा। अगर ये लंब है तो AD और DB की लंबाई बराबर होगी। अच्छा, दूसरा अगर हम कह दें OD जो है, दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज में, अगर इन दोनों छोटे त्रिभुजों में जो बन गए हैं हमारे सामने, OD दोनों में, यानी OD और DO जो भी कहना चाह रहे हैं, ये उभयनिष्ठ है। हम इन दोनों त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें क्या है, AD बराबर DB, OD दोनों में उभयनिष्ठ है। और ये वाली जो लाइन है ये रेडियस सी है, ये वाली लाइन केंद्र से आई है, इसलिए क्या है, रेडियस है, क्योंकि परिध को टच कर रही है। तो त्रिज्या है, दोनों की लंबाई बराबर है, क्योंकि AO बराबर OB, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। तो हमने देखा ये दोनों त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं कि ये दो, यहाँ OD यानी ये लंबाई तो उभयनिष्ठ है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है। तो हम ये तीनों पॉइंट से बोल सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है सर्वांगसम होगा ट्रिपल एस से, साइड 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 से, भुजा 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 से हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD क्या होने वाला है, सर्वांगसम होगा। AOD मतलब BOD, BOD सर्वांगसम होगा। इसका मतलब ये होता है कि सर्वांग मतलब हो गया सारे अंग समान होंगे, कहने मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर होंगे, संगत संगत भुजाएं संगत कोण। तो अभी ये 90 था, ये 90 है। ये वाला कोण R की मदद से और AD की मदद से बना है, और ये वाला भी कोण जो है R की मदद से और DB की मदद से बना है। तो ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों अपने आप में बराबर हैं। ये जो कोण था, ये भी कोण देखा जाए तो R और OD की मदद से बना, R और OD की मदद से बन रहा है। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। तो ये क्या हो रहा है, थीटा था, थीटा को अगर बराबर भागों में बांटना, किसी भी चीज़ को अगर बराबर भागों में बांटना हो तो उसके बटे 2 लगा दिया जाए, यानी उसके 2 हिस्से कर दिए जाए। तो अब ये वाला जो हिस्सा होगा थीटा बटे 2 होगा, और ये भी थीटा बटे 2 होगा। दोनों कोण का मान समझ में आ रहा है, थीटा बटे 2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इस आकृति को थोड़ा बड़ा करके भी हम देख सकते हैं, मैं यहाँ एक बार रफ वर्क करता हूँ कि हमारा ये कुछ इस तरह का था, ये केंद्र था और ये R था, ये R था, और ये हमारा चाप है। हमने यहाँ से एक जीवा ली, और ये हमारा D है, ये A है और ये B है, और ये O है। पूरा कोण थीटा था, हमने बताया कैसे आधा हो गया, ये आधे आध में बढ़ जाएगा, पूरा जब जोड़ेंगे फिर से थीटा मिल जाएगा, आधा आधा मिलके एक बन जाता है, तो थीटा बटे 2 हो गया। इसी से मुझे काम था, बाकी चीज़ों से हमें अभी उतना काम नहीं है। इससे हम क्या करने वाले हैं, हम आधार को निकालेंगे। आधार का मतलब अब दोनों ट्रायंगल के कोण को नहीं लेंगे, किसी एक कोण को ले लेते हैं, और किसी एक त्रिभुज में हम देखते हैं, मान लीजिए AOD में देखना हमको, त्रिभुज AOD में हम देख रहे हैं, त्रिभुज AOD में। अब इसकी मदद से आधार और ऊंचाई निकालेंगे θ/2 की मदद से। अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ें तो हमको पता है, अगर मुझे AD पता करना है, R तो सवाल में दिया है, समझिए R दिया है, हम क्या करेंगे, हमको ये कर्ण पता है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण पता है, मुझे आधार चाहिए मतलब AB चाहिए। अगर मैं AD पता कर लूँ तो AD जितना DB है, और यानी AD प्लस DB यानी AD प्लस AD बोल सकते हैं, यानी AD पता चल गया, कहने का मतलब है, तो DB पता चल गया, और ये दोनों जब पता चल गए, कितना ये है कितना ये, दोनों जोड़ दिया तो AB पता चल जाएगा। तो हम अभी पता करना चाह रहे हैं AD, जिससे हम आधार की तरफ बढ़ रहे हैं, आधार को पता करना हमें, AB हमारा आधार है। तो पहले AD की तरफ काम करेंगे, इस छोटे से त्रिभुज में, जिसको मैं भी थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। इस त्रिभुज की मैंने बात की AOD, तो इसमें देख पा रहे होंगे आप कि हम अगर हम बात करें इस कोण के हिसाब से, तो इस कोण के सामने ये θ/2 के सामने है, यानी अपोजिट साइड है, तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो अगर मैं उस कोण की बात करूं यानी θ/2 की बात करूं, तो sin θ/2 इक्वल टू यहाँ क्या होने वाला है, AD/AO, AD/AO मतलब क्या होगा, AD/AO का मान शायद R है, यानी अगली लाइन में हम लिख सकते हैं जो sin θ/2 है, sin θ/2 है, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, AD/R के।
यहाँ से हम ए डी का मान निकाल सकते हैं, इसके बटे 1 लगाया जा सकता है। या एक चीज़ और, अगर आपको पता है इसके नीचे 1 लग ही जाएगा, और हम दोनों साइड का व्युत्क्रम कर देते हैं, इसका पैर मतलब नीचे वाला ऊपर और इसका ऊपर वाला नीचे। तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ वही काम कर सकते हैं, यानी व्युत्क्रम करने के लिए हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। 1 को ऊपर कर लेते हैं और साइन थीटा बाई 2 कर लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा आर, और आपका वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, सॉरी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ से एडी तो हमको निकालना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, आपको पता होगा तिरछा गुणा कर सकते हैं। तिरछा गुणा का मतलब क्या है, एडी इंटू 1 कर सकते हैं, आर इंटू साइन थीटा कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें होता क्या है, नीचे की चीज़ इधर आती है, ऐसा नहीं क्रॉस का मतलब ये इधर चला जाएगा, नीचे वाली चीज़ हमेशा बगल में आती है, ये वाला इसके साथ आएगा। तो होने तो दोनों बात संभव है और उससे फ़ायदा नहीं है। साइन थीटा के साथ आर आने वाला है और एडी के साथ 1 आएगा, नीचे की चीज़ दोनों तरफ से ऊपर जाती है, ये वाला आर इसके साथ आ गया और ये भी नीचे था इसके साथ चला गया, एडी के साथ उस अगली लाइन में 1 दिखेगा। अब यहाँ से आप एडी 1 जाए एडी हो जाएगा, एडी में 1 का मल्टीप्लाई यानी एडी ही बचा। ये आर साइन थीटा इंटू आर पढ़ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम एडी को हम लिख सकते हैं, क्या मिला हमको, आर साइन थीटा बाई 2, आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये हमारा एडी हो गया। एडी का मान हमको पता चल चुका है, ये आर साइन थीटा, क्योंकि आर का मान पता है, थीटा का मान हमको पता है, तो साइन थीटा बाई 2 भी हम पता कर ही लेंगे। एडी का मान पता है, जो हमारा ये ए बी होगा ये ए डी का डबल होता है, ए डी का डबल होगा यानी 2 गुना होगा। यानी अगर हम ए बी की बात करें, सीधे सीधे ये थ्योरम प्रमेय है, मैं समझा भी चुका हूँ कि ये आधा है ये आधा है, अगर ये 5 है तो टोटल 10 हुआ, तो यानी अगर ये 5 है और 10, 5 और 10 में संबंध जो है 5 का दूना 10 होता है, 5 का दूना 10 होता है, तो ए बी क्या है, ए डी का दूना है, तो 2 गुणे ए डी बोल के हम यहाँ आधार पता कर सकते हैं। 2 ए डी का मान कितना है, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, ठीक 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि कोण होता है, ये अलग नहीं आया, ये नंबर नहीं है, ये पूरी इसकी वैल्यू जब आएगी तब हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद है 2 से 2 नहीं काटना है, ये कोण है थीटा बटे 2 है। अच्छा एक चीज़ और, ये हो गया हमारा ए बी पता चल गया, हमको आधार पता चल गया, हमको क्या पता चला, आधार पता चल गया। तो ऐसे में हम यहाँ आधार रख सकते हैं। अभी हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हमको जो कि ये वाली लंबाई हमारी होगी ऊंचाई, फिर वही इसी त्रिभुज की बात करेंगे, ओ ए ओ डी में ये वाली जो लंबाई है ओ डी की लंबाई जो होगी वही हमारी ऊंचाई होगी, और ओ डी इस त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगा, क्योंकि ये अगर लंब है ये कर्ण है तो बचा ये वाला आधार थीटा बाई, जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाले को हमेशा हम लंब करते हैं। अभी हम थीटा बाई 2 की बात करें, इसके सामने वाला जो होगा हमारा एडी लंब है, और 90 के सामने हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने, तो ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया, तो हमारा ये आधार है। यानी हम आधार के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, चाहे काफ लगा ले चाहे सेक लगा सकते हैं, दोनों में आधार मिल जाता है। तो और कर्ण भी चाहिए, आधार के साथ साथ कर्ण चाहिए, नहीं तो लंबटे आधार लगाएंगे तो उसमें भी आधार मिल ही जाता है। तो अभी हम करने वाले क्या है, ये बात समझ में आई होगी, एक बार देख रहा हूँ तो देख लीजिए, हम क्योंकि मिटाने वाले हैं, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा एक बार अच्छे से। तो अब हम चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको ए बी से मतलब था, ए डी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब काम का नहीं है, क्योंकि आधार हमारा ए बी है, पूरी लाइन को हम आधार मानेंगे, हम पूरे त्रिभुज के लिए काम कर रहे हैं, हमको पूरा त्रिभुज घटाना था, तो ए डी तो इस त्रिभुज का आधार हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, ए बी बराबर जो हमारा है 2 आर साइन थीटा, यही हमारा काम का है, यही हमारा आधार है। बाकी चीज़ें यहाँ रफ वर्क है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें वो जरिया थी वहाँ तक पहुँचने का, और हम अभी पहुँच चुके हैं, ए बी बराबर हमारा मिल चुका है 2 आर साइन थीटा बाई 2, 2 आर साइन थीटा बाई 2। अब हम ओ डी की तरफ चल रहे हैं, अब हमको ओ डी चाहिए, तो ओ डी के लिए हम करने वाले क्या है, वही त्रिभुज हमारा ये ओ डी में हमने बताया आधार और कर्ण, ऐसा फार्मूला लगाएंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा जिसमें आधार कर्ण की बात हो, तो या तो कास हो सकता है या तो सेक, तो हम अभी कास का बात करेंगे, कास थीटा बाई 2, कास थीटा बाई 2 आधार बटे कर्ण यानी ओ डी बटे आर, ओ डी बटे आर यानी कर्ण, यहाँ से हमको ओ डी मिल जाएगा और ओ डी ही हमारी ऊंचाई है, आर को इधर भेजेंगे, इसके बटे 1 लगा सकते हैं, आर इधर आ जाएगा और ओ डी के साथ 1 चला जाएगा, तो आर किसके साथ जा रहा है, कास थीटा के साथ जा रहा है, आर किसके साथ जा रहा है, तिरछा गुणा करने पे थीटा,
cos थीटा बाई 2 के साथ। ओडी जो कि हमारी ऊंचाई है वो हमको पता चल चुकी है, कितना है, r cos थीटा बाई 2। ये काम की जानकारी है, इस ये वाला और ये भी इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे का फार्मूला बनाने के लिए इनकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। यहाँ से हम लिखेंगे हाफ। अब हमको ऊंचाई पता चल गया, अब आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। आधार जो हमको है ए बी के बराबर है, और ए बी हमारा वहाँ है 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू जो हमारा ऊंचाई आया r cos थीटा बाई 2 आया, r cos थीटा बाई 2। इसको अलग अलग ब्रैकेट में चाहे तो दर्शा दें ताकि कंफर्म हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। यहाँ आप चाहें तो मजला कोष्टक लगा लें। अब आप समझ पा रहे होंगे, 1/2 यहाँ से है, आधार हमारा 2r साइन थीटा बाई 2 है, 2r साइन थीटा बाई 2 है, और वो r cos थीटा बाई 2 ऊंचाई है। अब हम करने वाले क्या है, यहाँ से हम देख पा रहे होंगे, फिलहाल अभी रिपीट करेंगे, उतारते जाएंगे। और यहाँ हम करने वाले क्या है, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा या 2a इक्वल टू जो भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ 2 इंटू कोई एंगल रहेगा, 2 इंटू एंगल, कोई थीटा हो सकता है, ये हो सकता है, 2b हो सकता है, 2a पढ़ा होगा, 2x पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा क्या होता था, यहाँ 2 इंटू थीटा है तो वहाँ सिंगल थीटा, यहाँ होता सिंगल थीटा होता था, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। टू साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब जब चूँकि हमारे पास क्या है कि यहाँ देखेंगे इसी फार्मूले का उपयोग करना हमको, यहाँ हम देख पा रहे हैं आर है, तो आर का स्क्वायर कर देते हैं, 1/2 आर स्क्वायर करते हैं, अभी काट नहीं रहे हम लोग, एक फार्मूला बनने वाला है, आर इंटू आर स्क्वायर हो गया, और ये जो 2 है अलग से रख लिया, साइन थीटा बाई 2 अलग रख लिया, कास थीटा बाई 2 अलग रख लिया, और हमने देखा यहाँ से अगर हम देखें मिलाए हम लोग तो 2 है, साइन थीटा, साइन के साथ मतलब थीटा मतलब समझिए कोई कोण है, तो यहाँ भी साइन के साथ कोई कोण है, कास के साथ समझिए कोई कोण है, यहाँ भी कास के साथ कोई कोण है। तो इसका जो रिजल्ट आता है, यानी इसका जो रिजल्ट है उसको हम एक लाइन एक शब्द में, यानी एक इस तरह लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू जो कोण था, यहाँ दोनों कोण देखिए सेम होगा, थीटा इसके साथ भी है, थीटा इसके साथ है, कॉमन क्या क्या है, 2 है, साइन है, थीटा बाई 2 है, तो यहाँ भी कोई कोण है, ये भी समझिए कोई कोण है, अभी यहाँ भी कास है, यहाँ भी कोण, यहाँ जो कोण है थीटा बाई 2, यहाँ भी वही कोण है, यानी ये दोनों सेम, यहाँ था यहाँ था, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उसी की तरह है, बस थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे कि थीटा का 2 गुना है, तो ये आधा थीटा था, आधा का 2 गुना 1 होता है। हम अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब अगर मैं इसके नीचे 2 कर दूँ, यहाँ भी 2 कर दूँ, और यहाँ भी 2 कर दूँ, शायद आप आंसर तक पहुँच चुके हैं। समझ आ रहा है। अब आपका सवाल, जैसे सारे एंगल में मैंने 2 से डिवाइड समझिए कर दिया, आधा कोण कर दिया, क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया होगा, और आपको मिला क्या, साइन थीटा, और आपने देखा यहाँ आपका 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया इंटू कास थीटा बाई 2 हो गया। कहने मतलब आपके इस सूत्र के लिए जो सूत्र जो आपका इसके आधार पर जो सूत्र बनेगा वो होगा केवल और केवल साइन थीटा, 2 थीटा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कोण है वो थीटा/2 है, वहाँ जो था थीटा था, पहले दिखाया भी मैंने, क्योंकि आपका थीटा तो थीटा/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने आप रिजल्ट पे आप पहुंच गए कि अगली लाइन में हमको लिखना क्या है, इस पूरे जगह पे हमको क्या लिखना है, साइन थीटा। तो इस बात को रिपीट ही करेंगे, अभी कुछ कर नहीं रहे हम लोग, बार बार इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि थीटा का मान तो पता नहीं हमको, मान लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करना है, सवालों में दिया रहेगा, माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर, अब पूरा का पूरा मैंने कहा ये अब साइन थीटा बन गया, /2, थीटा/2 नहीं रह गया, अब हमने थीटा बना लिया है, उसके लिए हमने साइन थीटा लिखा है। ये हमारा सूत्र होता है लघु वृत्तखंड के वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए। और अब इसको सजाने वजाने का काम रहा, बाकी वो आप कर ही लेंगे। यह होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इंटू है गुणे का ही चिन्ह रहेगा,
तो नीचे जगह कम रह गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा एक साथ लिख सकते हैं, और इंटू के साथ है सारे बड़े, ये हो गया। हो सकता है दिख ना रहा हो, तो यही चीज़ है, बस यहाँ से इंटू वो ये मुड़ेगा साइन हटा दीजिए अगली लाइन में, तो आपको दिखेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर, और ब्रैकेट हटा देना है, क्योंकि साल हो गया, ब्रैकेट तब हट जाता है जब अंदर की चीज़ें, अंदर का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, अंदर का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक बार हम इसको साफ साफ लिख लेते हैं, ये सारा बीच का काम रफ वर्क था, आप लोग एक बार चाहें तो देख भी सकते हैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मिटाते हैं। हमने देखा जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो एक बार यहाँ पर साफ साफ लिख लिया जाए, तो ये होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने देखा कैसे आया, चीज़ों को विस्तार से हमने देखा कैसे कैसे ये सारी बातें हुई है, और ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। चाप की लंबाई अब बताते हैं क्यों नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि जो चाप की लंबाई ये है वही लघु त्रिज्यखंड की भी चाप की लंबाई होगी, इसी का ये हिस्सा है, तो त्रिज्यखंड वाले केस में जो फार्मूला है वही फार्मूला हम लगा के इस चाप की भी लंबाई निकाल सकते हैं। यानी त्रिज्यखंड में हम इस चाप की लंबाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला यहाँ नहीं है, बसता आखिरी फार्मूला जो हमारा इसके लिए, यानी एक फार्मूला कम हो गया इसमें, क्योंकि त्रिज्यखंड में उस चीज़ को हमने नाप लिया है, माप लिया है। अब बचा परिमाप, लघु वृत्तखंड का परिमाप। तो हमारा जो लघु वृत्तखंड का परिमाप होगा, पहले आकृति की तरफ आते हैं तो हम सूत्र को बाद में लिखते हैं। ये हमारा जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये जो चला गया होगा ये इसी को हम परिमाप बोलेंगे, और ये यहाँ से देख पा रहे हैं चाप की लंबाई है, और ये जो चाप की लंबाई है, और ये हमारी जीवा है। तो जीवा की लंबाई अगर हम देखें, यहाँ इस फिगर को हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये हमारी जीवा थी, ए बी ही हमारी जीवा थी, और ए बी का मान 2r साइन थीटा बाई 2 है, ये आपको पहले से पता है। तो हमको चाहिए क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, प्लस जीवा की लंबाई। तो चाप की लंबाई आप देख पा रहे होंगे कि जो चाप यहाँ है वो त्रिज्यखंड में था, और लघु त्रिज्यखंड का ये चाप है, तो लघु त्रिज्यखंड का जो चाप का सूत्र होगा वो हम यहाँ लगा सकते हैं, वो ये था थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, प्लस जीवा की लंबाई ए बी, यानी जीवा जो हमारा था ए बी, और ए बी का मान मैंने मिटाया नहीं है, वो हमारे काम का है अभी, 2r साइन थीटा बाई 2। ये हमारा ये हो गया जीवा की सॉरी लघु वृत्तखंड का परिमाप। यहाँ से भी कुछ चीज़ें कॉमन उमन लेने लायक होंगी, जैसे जो चीज़ कॉमन वही लिया जा सकता है जो दोनों जगह दिखे, जैसे 2 दिख रहा, r दिख रहा, 2 दिख रहा, r दिख रहा, साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ नहीं है तो उसको नहीं बाहर निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, यहाँ से 2 निकाल लिया और r निकाल लिया, 2 निकाल लिया, r निकाल लिया, यानी गायब होगा, प्लस प्लस था, 2 निकल गया, r निकल गया, साइन थीटा बाई 2 निकल गया। अब याद रहे ये जो चीज़ें निकलती हैं ये बाहर होती हैं, और ये ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल किया, कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए बड़ा वाला इस्तेमाल कर लिए, तो बाहर मैंने रख लिया 2r, यानी ये सबसे अलग है, बाहर रहेगा क्योंकि दोनों जगह से निकला है। ये हो गया। अब इसको थीटा पाई के बजाय पाई थीटा पाई पहले लिख लेंगे अगली लाइन में, और थीटा बाद में। ये सब तो पढ़ने में थोड़ा सा देखने में आसान लगेगा आपको, पाई थीटा या थीटा जो भी है, आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं इससे।
और हमारा ये परिमाप निकल गया लघु वृत्तखंड का। चाप की लंबाई वही है जो हमारा त्रिज्यखंड के केस में था, बस यही होगा चाप की लंबाई, चाहे वो लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई कह लीजिए, चाहे उसे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कह लीजिए, दोनों बातें एक ही है। तो अब अगला हमारा बचता है लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला हिस्सा था दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी अब हम इसकी बात करेंगे। इतना जगह ये भी ले रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, और इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, साथ ही साथ इसका भी परिमाप निकल सकता है। और यहाँ भी हम चाप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दीर्घ त्रिज्यखंड जो बनता है, ये वाला हिस्सा जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, यहाँ से यहाँ तक जो मेरी फिंगर जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यानी इस चीज़ को हम मिटा दें तो ये जो है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। उसमें भी यही चाप रहता है जो हमारे वृत्तखंड में चाप है, दीर्घ वृत्तखंड में चाप है। तो ये हमारा अगर देखें तो अभी हमारा ये क्या बन गया, दीर्घ त्रिज्यखंड बन गया। और यानी चाप की लंबाई दोनों में सेम रहेगा, दीर्घ चाप इसमें भी वही है और दीर्घ चाप त्रिज्यखंड में भी वही है, वृत्तखंड में भी। तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा क्या है, वो है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप। चाप तो पढ़ना नहीं है, जैसे लघु में नहीं पढ़ा हमने। जो हमारा ये दीर्घ वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल है। ये देखने में आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसको मैं वापस जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको वापस जोड़ दूँ तो हमारी जो आकृति बनेगी पूरा वृत्त बन जाएगा। यानी ये जोड़ वाला ये हट जाए तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा लघु वृत्तखंड है प्लस में दीर्घ वृत्तखंड है, इसको जोड़ दिया जाए, यानी ये प्लस ये बराबर पूरा वृत्त। तो अगर मैं उल्टा बोलूँ, पूरे वृत्त में से, इस वृत्त में से, पूरे वृत्त में से मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, यानी घटा देता हूँ, तो क्या बचेगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो बड़ा सिंपल हो जाता है। वृत्त की मदद से और लघु वृत्तखंड की मदद से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये पूरा वृत्त था, उसमें से ये मैंने छोटा वाला घटाया, जिसकी जो आप यह आकृति क्या थी, लघु वृत्तखंड थी, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको पता है फार्मूला है, इसके लिए आपके पास फार्मूला है। तो इन्हीं फार्मूले को हम यहाँ रख के काम आगे बढ़ाते हैं। पाई आर स्क्वायर, वही वृत्त है वही त्रिज्या होगी। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि क्या आया था, थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक, हमने देखा था, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा आया था कुछ देर पहले। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमने क्या किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया था, तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया था। अब इसी की मदद से हमने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। आकृति से समझ भी पा रहे होंगे कि पूरे वृत्त में से अगर मैं इस वाले छोटे वाले हिस्से को, यानी छोटा जो हिस्सा है आकृति है, ये लघु वृत्तखंड है, इसको मिटा देता हूँ, यानी घटा देता हूँ, मिटाने का मतलब समझिएगा, घटा देता हूँ, तो हमारा क्या बचेगा, तो मैंने घटा दिया। छोटा आकृति जो था लघु वृत्तखंड था, बड़ा वाला जो था मतलब पूरे वृत्त में से। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ की पाई आर स्क्वायर अगर देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं। यहाँ से मैंने इस ब्रैकेट को मिटा दिया, तो मुझे ब्रैकेट खुला, तो ये माइनस इसके साथ आया, तो माइनस बन गया। और ये माइनस यहाँ से, माइनस का इंटू समझिए वहाँ होता है, यूँ समझिए कि माइनस के आगे 1 लगा है, और ये 1 क्या होगा, सबके साथ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लगाने से। तो -1 जब जाएगा तो सेम चीज़ें तो वही रहेंगी, पर माइनस की वजह से प्रभावित होगा, तो ये वाला चीज़ माइनस हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर। बड़ी दिक्कत होती है लोगों को माइनस में, इसके लिए वीडियो बनेगा जिसमें आपको माइनस प्लस या चिन्हों की समझ के बारे में बताया जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से। माइनस इसके साथ गया, -1 गया, तो सारी चीज़ें वही मिलेंगी, 1 जैसे 5 1 जब 5 होता है, 1 का गुणा जिसमें होता है वही मिलता है, बस यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं था, टकराया नहीं, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस अगर टकराया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और सेम चीज़ें वही रहेंगी। 1 का गुणा होता तो कुछ बदलता नहीं, पर माइनस के गुणे से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा।
और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पाई स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस थीटा 360 डिग्री और प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बच जाएगा। ओवरऑल अगर आप चाहें तो यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, या ये काम हम पहले भी कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर हम सबसे कॉमन ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर को और बाहर अगर करना चाहें तो आर स्क्वायर को अभी इन दोनों यहाँ से यहाँ देखें तो आर स्क्वायर है, और यहाँ देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो हम चाहें तो आर स्क्वायर को सबसे अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सबके इन दोनों के पास है। तो अंदर बचा पाई 1 माइनस थीटा 360 डिग्री और प्लस आर स्क्वायर निकल गया तो साइन थीटा, हाफ साइन थीटा बोल सकते हैं, हाफ साइन थीटा। ये आपका रह गया, ये बाहर आ गया होगा। तो आपका काम यहाँ से भी चल सकता है, ये भी फार्मूला है, ये इसी को बस आगे बढ़ाया गया, थोड़ा कॉमन में लेने का काम किया गया। फार्मूला ये, आप अगर आप आकृति को समझते हैं, इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल करते हैं, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, चाहे ये मान रखिए कहीं भी रखिए। जरूरी ये था कि किसको घटाने पे क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, अब चाहिए तो आप बाकी इसको चाहिए तो इकट्ठा आप इसको मिटा के, सारी चीज़ें रफ वर्क है, इसको सीधा लिख सकते हैं। यहाँ क्षेत्रफल हमने देख लिया, परिमाप की बात है। तो क्षेत्रफल हो गया, अब हम परिमाप देखेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ आगे का कैलकुलेशन करना जानते होंगे, यहाँ घटाना है तो ये डिग्री है, डिग्री 360, ये एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको और छोटा किया जा सकता है, अगर हम कभी हाफ हो पाएंगे तो इसको हम हाफ को बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाता है बाहर। तो आप आगे का काम करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे भी मान कहीं भी इस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी अगर सवाल में सारी जानकारियाँ सवाल के द्वारा दी गई, त्रिज्या और टीटा ये सब चीज़ें रखते हैं तो होता क्या, आपको रिजल्ट सेम आने वाला। हो सकता है बुक में क्या क्या होगा कि अक्सर ये 2 को भी निकाल लिया जाता है तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, और इसके साथ ये एलसीएम लेके काम आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ना हो तो हम देख ही लेते हैं क्या होगा। आर स्क्वायर बाई 2 होगा, बाहर अगर मान लीजिए हम लेते हैं, यहाँ 1/2 है पर यहाँ नहीं है, इस 1/2 को मैं बाहर निकालने वाला हूँ, तो आर स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, ये पहले सबसे बाहर है, सबसे अलग है, और मैं 1/2 को भी बाहर लेना चाह रहा हूँ तो 1/2 बाहर आ गया। तो अभी देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से तो निकल गया, और ये समझिए 1/2 निकला तो यहाँ 2 इंटू पाई, और बाकी यानी 2 का अलग से गुणा कर देंगे। अभी बताते हैं ऐसा क्यों है। 1 माइनस थीटा 360 डिग्री और तो यहाँ जो हाफ मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ हाफ नहीं था इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1/3 कॉमन लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करते, अगर 1/4 होता तो 1/4 को जब कॉमन लेते 4 का गुणा करते। अभी बात आप इतना ही समझिए, मैं बाद में बताऊँगा चीज़ों को कॉमन कैसे लेते हैं, इस पर भी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अलग से देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू पाई, पाई तो पहले था, 1 माइनस थीटा 360 पहले था, और 2 भी आपका 2 1/2 की वजह से आया, 2 वहाँ नहीं था क्योंकि मैंने 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ जो है 1/2 कॉमन लेंगे, जिसके पास नहीं रहेगा तो वहाँ 2 आ जाएगा। चाहे ये और भी कोई लोग और भी कोई पद होता तो उसके साथ भी हम 2 का गुणा करते। अगर मैंने ये बताया कि अगर 1/3 होता सबके साथ 3 का गुणा कर देते, अगर उनके साथ 1/3 नहीं होता तो। आगे का यहाँ तक का हिसाब हो गया, प्लस था 1/2 निकल गया, साइन थीटा बचा होगा। पोस्टर बंद कर लेते हैं, और यहाँ इसको हम एक साथ लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे 2, अलग लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 360 2 इंटू पाई और 360 माइनस थीटा अपान 360 हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ आपका 360 डिग्री, और यहाँ पे आपका साइन थीटा बचा होगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गुणा संभव है, तो यहाँ 2 से कट सकता है ये पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति किसी को नहीं होगा। हम सरल कर रहे हैं इसको, और सरल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई, और यहाँ बन गया, पाई को हम बाद में रख लेते हैं, और 360 माइनस थीटा, मतलब ये सारा काम समझिए सरल करने का है अथवा सजाने का है। यहाँ पाई साइड में और प्लस साइन थीटा, ये हमारा फाइनली ये
प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा बच्चा ये पूरी तरह सिंप्लीफाई है, इसके बाद और मतलब कुछ बचेगा नहीं, तो ये सिंप्लीफाइड है और साथ में चीज़ों को सजा के व्यवस्थित ढंग से रखा गया। हालांकि वही चीज़ें आगे बढ़ा, बस यहाँ व्यवस्थित ढंग से रखा गया और थोड़ा सा सरल कर लिया गया, जिसको हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं और ये काम हम पिछले वाले सूत्र में भी कर सकते थे, जहाँ ये थीटा ये 360 था, वहाँ भी हम 1/2r², जब हम आप देखेंगे, आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो आप चलते हैं आगे, परिमाप देखते हैं। दीर्घवृत्तखंड का जो परिमाप है, ये फाइनली हमारा यही हमारा सूत्र बचा था, क्या था, r²/2 था। और इसको हम यहाँ एक लाइन में लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए थी, लाइन टू लाइन कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और ये हमारा r²/2 बचा और अंदर जो बचा 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 180 डिग्री और इंटू पाई प्लस में हमने देखा साइन थीटा हमारा बचा। फाइनली हमको हमारा सूत्र मिला सिंप्लीफाइड तरीके से, सिंप्लीफाइड होके और सरल होके, सरलीकरण के बाद व्यवस्थित अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद हमको ये सूत्र हमारा मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली, यहाँ क्षेत्रफल की बात तो हो ही गई, अब हम परिमाप की बात करने वाले हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा जो है दीर्घवृत्तखंड। फार्मूला आप देख लीजिएगा एक बार ताकि याद हो जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है दीर्घवृत्तखंड का परिमाप। पहले आकृति की तरफ चलते हैं, जो हमारा ये है, यानी परिमाप का मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई। तो ये लंबाई हमारा जो है दीर्घ चाप है और ये जो दीर्घ चाप है उत्तेज खंड में भी बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम चाहें तो ये जो पूरा है, हमको चाहिए क्या, परिमाप चाहिए, यानी हम जान रहे हैं, पहले लिख लेते हैं क्या चाहिए हमको। हमको क्या है कि हम दो तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। पूरे वृत्त में से चाप की लंबाई अगर पता करना हो, दीर्घ चाप की लंबाई पता करना हो, तो पूरे वृत्त में से लघु चाप की लंबाई माइनस कर देंगे, परिध में से 2πr को माइनस कर दे तो हमारा दीर्घ चाप की लंबाई मिल जाएगा प्लस जीवा की लंबाई। यानी कहने का मतलब दीर्घ चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई जो हमारा होगा, उसके लिए हमने देखा था कि ये क्या होगा कि पूरे सर्कल में से लघु चाप को घटा दिया जाए, पूरे वृत्त में से ये छोटे वाले चाप की लंबाई माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा, दीर्घ चाप की लंबाई बचेगा। तो पूरा सर्कल जो होता है वृत्त का, जो परिध में से अगर हम लघु चाप को घटा दें, यानी ये मैंने लिखा है, यानी दीर्घ चाप की लंबाई को हम तोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं परिध माइनस परिध में से, यानी पूरे वृत्त के में से लघु चाप को घटा दिया जाए। प्लस जीवा की लंबाई परिध की लंबाई 2πr होता है, जो परिध है वो 2πr होता है। कहने का मतलब ये लघु चाप की लंबाई हमने देखा था थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr और प्लस जीवा की जो लंबाई है 2r साइन थीटा। जीवा हमारा देख लीजिए, ये हमारा ए बी है, ये हमारा जीवा है और ए बी की लंबाई अभी तक मैंने मिटाया नहीं है, 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2πr को तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, दोनों जगह 2πr को बाहर निकाल सकते हैं। आगे का हम वही कॉमन लेना, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr बाहर आ गया और प्लस में 2r साइन थीटा बाई 2 है। अब देखिए अगर कॉमन लेने लायक है तो हम ले सकते हैं, यहाँ 2 है, r है, यहाँ भी 2r है, इस तरह का r लिख लेते हैं, 2r। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से 2r को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू यहाँ बचेगा पाई ही, केवल पाई बचेगा, प्लस में 2r निकल गया तो साइन थीटा बाई 2 बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा और बाहर
हम लिखेंगे 2r। अंदर अभी भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको घटाया जा सकता है, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई को, इस चीज़ को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है 2r। यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है और यहाँ होगा 360 और 1 का एलसीएम 360, ये पाई प्लस साइन थीटा बाई 2 सबके बाद 2r। तो हमारा ये सूत्र बन के तैयार होता है दीर्घवृत्त का परिमाप का। यानी फाइनली ये चीज़ हम यहाँ रोक सकते हैं इसको, और ये सिंप्लीफाइड है पूरा और व्यवस्थित भी है। बड़ा वाला कोष्टक है हमारा। ये बार सारी चीज़ों को देख लीजिए आप, ताकि आप समझ पाएँ एक एक लाइन कहाँ से क्या होगा। दीर्घचाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, मैंने समझाया ऐसा कैसे है। और दीर्घचाप की लंबाई वृत्त में से लघु चाप को घटा दें, वृत्त यानी पूरे में से अगर ये छोटा वाला हिस्सा निकाल दे तो एक बड़ा वाला ही तो बचेगा, यानी वो दीर्घचाप की लंबाई होगी। प्लस जीवा की लंबाई हमने पहले ही निकाला था इसी वीडियो में, इसी क्लास में। और जहाँ ए बी का मान हमारा जो जीवा है वो ए बी के बराबर होता है, और मैंने बताया जीवा दिखाया भी कैसे क्या होता है। ए बी इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 होगा, और उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। और परित हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर, इसके बारे में भी चर्चा भी लघुचाप की लंबाई इतना ही होता है और कैसे होता है। इसके बाद हमने बस कॉमन वॉमन लेने का काम किया, आगे सजाने का काम है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का काम किया गया। मतलब यहाँ से भी आपका काम चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, ये जहाँ आगे बढ़ाइए, इसमें बस आगे का काम यही है, कॉमन लेना और चीज़ों को सरल करने का। तो ये काम आप मतलब आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, ये भी आपका सूत्र है, यहाँ से भी सूत्र है, जो भी आप समझ पाएँ, जहाँ से आप उपयोग कर पाएँ। लास्ट स्टेप यही है, आप यहाँ से काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो भी आकृतियाँ बनती थी, उनका क्षेत्रफल, उनका परिमाप, हमने सारी चीज़ों को जहाँ जरूरत था वहाँ चाप की लंबाई, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। इसके बाद हम अब देखेंगे इन पे आधारित सवालों को, इन पे जो सवाल होंगे, इनसे जो सवाल बन पाएंगे उनको हम देखेंगे।